हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। तो आज के लेसन में हम देखेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना। इसी को भारतीय संविधान का प्रियम्बल कहा जाता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है। महत्वपूर्ण लेसन इसलिए है कि अगर इस लेसन को आप समझ जाइएगा तो आप समझ जाइएगा कि पूरा भारत का संविधान एक्चुअली में क्या कहता है, उस संविधान में वो क्या मिलेगा। यह बोल सकते हैं कि भारतीय संविधान का आत्मा है, भारतीय संविधान है कि आपको दर्शन है, भारतीय संविधान का कुंजी है। जैसे क्या है, आप देखते होंगे कि कोई किताब पढ़ते होंगे तो उसका पहला पेज हम देखते हैं, उसमें क्या होता है, किताब के बारे में लिखा रहता है कि किताब में आपको क्या अंदर मिलने वाला है ना? नहीं देखते हैं एक प्रस्तुत पुस्तक 12th क्लास का ये चीज़ का है, इस सब्जेक्ट का है। तो सेम तरह से क्या है कि ये हमारा क्या भारतीय संविधान है, ये हमारा क्या भारतीय आपको संविधान है, ये क्या आपको एक बुक है। ये देश है हमारा भारत, भारत को चलाने के लिए क्या है नियम प्रक्रिया की ज़रूरत पड़ा, तो उसको हमने क्या किया है संविधान का रूप दे दिया है। तो संविधान क्या है, एक डॉक्यूमेंट है, क्या आपको डॉक्यूमेंट है। इसी को जब पलटिएगा तो पहला पेज मिलेगा, ये आपको इस तरह से मिलेगा, हिंदी में इस तरह से मिलेगा और अंग्रेजी में इस तरह से मिलेगा। इसी को बोलते हैं भारतीय संविधान का प्रियम्बल बोलते हैं। इसी को भारतीय संविधान का हिंदी में बोलते हैं प्रस्तावना। हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रस्तावना बोलते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं आपको? प्रियम्बल बोलते हैं। ठीक है? अब देखिए इससे क्वेश्चन क्या-क्या आएगा। पहले तो क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय संविधान का और क्या भारतीय संविधान का प्रस्तावना को और किस-किस नाम से जाना जाता है? जैसे भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा जाता है, कुंजी कहा जाता है, आत्मा कहा जाता है। पूछेगा कौन-सा विद्वान ने क्या कहा है भारतीय संविधान के प्रस्तावना के बारे में? फिर क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है, यह मेन जो संविधान है उसका पार्ट है कि नहीं है? तो इसमें अलग-अलग केस देखना होता है। ये कौन केस में माने कि संविधान का भाग है या नहीं? इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस बहुत ज़्यादा क्या आपको लैंडमार्क बोल सकते हैं क्या है केस था, तो उससे बहुत क्वेश्चन पूछता है। फिर जब ये पढ़ लेंगे तो फिर समझना है कि इसमें जो अलग-अलग शब्द दिया गया है, कि प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है ना? समाजवादी का मतलब क्या होता है, पंथनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है, लोकतंत्रात्मक मतलब क्या होता है, गणराज्य का मतलब क्या होता है, न्याय का मतलब स्वतंत्रता, इसमें जो भी शब्द दिया गया है ना, इस सब शब्द का अर्थ क्या होता है, वो आपको क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना? इसमें क्या है कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी है ना? और क्या बोले वी द पीपल ऑफ इंडिया, इस सब के बारे में क्या है जितना है ना, सॉवरेन क्या होता है, सोशलिस्ट क्या होता है, सेकुलर क्या होता है, डेमोक्रेटिक क्या होता है, रिपब्लिक क्या होता है, सारा शब्दों के अर्थ को क्या करेंगे समझेंगे, है ना? और सारे चीज़ को जब समझ लीजिएगा, तो फिर क्या है कि आगे के जो लेसन पढ़िएगा ना, तो उससे क्या होगा इस चैप्टर को पढ़ लेने के बाद क्या होगा समझना क्या होगा आसान होगा। साथ ही क्या है कि इस चैप्टर को पढ़ लेने के बाद इस मतलब चीज़ को पढ़ लेने के बाद, प्रियम्बल पढ़ लेने के बाद, प्रस्तावना पढ़ लेने के बाद, आपको ओवरऑल आइडिया लग जाता है कि हमको संविधान में क्या मिलेगा। किस तरह के देश का निर्माण हमारे भारतीय संविधान का जो निर्माणकर्ता थे, वो किस तरह के देश के निर्माण का सपना आपको देख रहे थे। उनके दिमाग में क्या चल रहा था। समझ में आया? पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। बाद में क्या करेंगे इसी चैप्टर से संबंधित जितना भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अलग-अलग एग्जाम में पूछा गया है, वो क्या करेंगे आपको देख लेंगे। साथ ही क्या है कि जो नोट्स रहेगा, नोट्स में कुछ पॉइंट रहेगा, उसको भी क्या करेंगे आपको सारा का सारा क्या करेंगे समझा देंगे। क्लियर है? तो चलिए, तो पहले बात करते हैं कि जब भारत का संविधान का ये जो किताब खोलिएगा, जो क्या कीजिए किताब को आप ओपन कीजिएगा, तो आपको इस तरह से क्या मिलेगा हिंदी में और इस तरह से क्या मिलेगा आपको अंग्रेजी में, इस तरह से आपको दिखाई देगा। ठीक है? रुकिए थोड़ा-सा। हुँ। इस तरह से आपको दिखाई देगा। तो इसी को क्या बोलते हैं? आपको भारतीय संविधान का क्या बोलते हैं? प्रस्तावना। क्या बोलते हैं? प्रस्तावना कहा जाता है, प्रस्तावना कहा जाता है। इसी को कहते हैं प्रियम्बल। क्या कहते हैं? प्रियम्बल कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? प्रियम्बल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं आपको? प्रियम्बल कहा जाता है, ठीक ना? यहाँ Preambl प्रियम्बल कहते हैं, ठीक है? अब देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या पूछेगा कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना को और किस-किस नाम से जाना जाता है? इसको बोलते हैं भारतीय संविधान का, इसे क्या बोलते हैं? भारतीय संविधान का बोलते हैं परिचय पत्र। क्या बोलते हैं? परिचय पत्र। मतलब यह भारतीय संविधान क्या हो गया आपको इंट्रोडक्शन कार्ड हो गया या आइडेंटिटी कार्ड हो गया। परिचय पत्र बोलते हैं। इसी को बोलते हैं संविधान का कुंजी। क्या बोलते हैं? संविधान का कुंजी। संविधान का कुंजी कहते हैं। संविधान का कुंजी कहते हैं। की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इसी को बोलते हैं संविधान की आत्मा। क्या बोलते हैं? संविधान की आत्मा। संविधान की आत्मा कहते हैं। इसी को बोलते हैं क्या? संविधान का सार। क्या बोलते हैं? संविधान का सार। इसे क्या बोलते हैं? संविधान का सार बोलिए या क्या बोलिए? सारांश। क्या बोलिए आपको?
सारांश, सारांश बोल दीजिए, चाहे तो संविधान का संक्षेप बोल दीजिए या सारांश मतलब क्या होता है कि पूरा किताब का समरी क्या ही आपका है, ठीक ना? तो भारतीय संविधान का परिचय पत्र बोलते हैं, भारतीय संविधान का कुंजी बोलते हैं, भारतीय संविधान की आत्मा बोलते हैं, भारतीय संविधान का सार या सारांश कहा जाता है। इसी को भारतीय संविधान क्या बोलते हैं? आमुख बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आमुख। आमुख मतलब क्या होता है? कवर पेज। क्या होता है? कवर पेज। तो कवर पेज में क्या आपको यही मिलता है? कवर पेज में क्या मिलता है आपको? यही आपको मिलता है। समझ में आ गया? चलिए, अब अगला जो क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय संविधान के बारे में कौन-सा विद्वान का क्या-क्या विचार है? तो ये रटने वाला पार्ट है, क्या आपको रटने वाला पार्ट है। एक बार आपको याद नहीं होगा कि कौन क्या कहा, लेकिन फिर भी मोटा-मोटी आपको समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना? चलिए, सबसे पहले क्या है कि भारतीय संविधान का प्रिएम्बल के बारे में जो मेन चीज़ समझना क्या है, इसको बोलते हैं भारतीय संविधान का आत्मा। क्या बोलते हैं? भारतीय संविधान की आत्मा। तो 2 चीज़ यहाँ पर समझ लीजिए। एक तो क्या कि भारतीय संविधान का अगर आत्मा पूछेगा तो क्या बोलते हैं? भारतीय संविधान का आत्मा बोलेगा। संविधान का आत्मा पूछे किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? अगर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, भारतीय संविधान का आत्मा किसे कहते हैं क्वेश्चन पूछेगा, तो किसे बोलते हैं? तो यह बोलते हैं क्या? प्रस्तावना को, प्रस्तावना को। लेकिन इसी में क्या है कि आपको ट्रैप करके क्वेश्चन फँसाएगा। अब क्वेश्चन पूछेगा कि अनुच्छेद 32 को, एक क्या अनुच्छेद संविधान में 32 है, अनुच्छेद संविधान में क्या आपको 32 है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा है? अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा किसने कहा? ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो यह कौन कहे हैं? हमारे संविधान के निर्माता जो थे भीमराव अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा है आपको? अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। तो अगर सिंपल क्वेश्चन पूछे कि भारतीय संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है, तब प्रस्तावना या प्रिएम्बल को कहते हैं। लेकिन अगर पूछ देगा किस अनुच्छेद को किसने कहा था, तब इसमें जाना है। किस अनुच्छेद को भी संविधान का आत्मा कहा जाता है? अनुच्छेद 32 को। किसने कहा था अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का आत्मा? तो भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। इन्होंने बोला था कि यह संविधान है क्या है? आपको हार्ट एंड सोल है, कि आपको दिल और क्या आपको आत्मा है। ये क्यों कहा था? क्योंकि अनुच्छेद 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। अगर कोई मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट का आपका उल्लंघन करेगा, तो इस अनुच्छेद का सहारा लेकर क्या है, आप कोर्ट में जा सकते हैं। कोर्ट क्या करेगा? आपको बचाएगा। तो मौलिक अधिकार बताएंगे तब वहां विशेष इसके बारे में क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। फिलहाल जानिए कि भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? अनुच्छेद 32 को कहा है। ऐसे ओवरऑल संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। अब आते हैं कि विभिन्न विद्वान का इसके बारे में क्या-क्या विचार है। विभिन्न जो विद्वान हैं, इसके बारे में क्या-क्या आपको विचार है। पहला जो आपसे पूछेगा कि किसने कहा प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र? पूछेगा किसने संविधान का प्रस्तावना को है संविधान का परिचय पत्र, परिचय पत्र कहा है, परिचय पत्र कहा है। प से परिचय, अब प से क्या हो गया? पालकी वाला। क्या आपको? पालकी वाला याद करना आसान है। क्या बोले कि प से क्या हो गया? परिचय पत्र। अब प से क्या हो गया आपको? पालकी वाला। क्या हो गया आपको? पालकी वाला। तो प से परिचय पत्र, अब प से पालकी वाला। पालकी वाला ने क्या कहा है? संविधान का परिचय पत्र प्रस्तावना है। ठीक है? वहीं अगर बात करते हैं पंडित ठाकुरदास भार्गव की बात करते हैं, उन्होंने बोला है कि यह संविधान का आत्मा है। यह संविधान का क्या है? आपको आत्मा है। संविधान है क्या आपको? आत्मा है। अच्छा, आत्मा परमात्मा की बात कौन कहते हैं? पंडित जी करते हैं। कौन करते हैं? पंडित जी करते हैं। पंडित ठाकुरदास भार्गव। तो क्या हो गया? आत्मा का है, इसी को बोलेगा संविधान का आभूषण है ना? तो ये क्या आपको पंडित ठाकुरदास, क्या बोले आपको? पंडित ठाकुरदास भार्गव। कैसे याद करना है? कैसे याद करना है बाबू? तो पंडित जी, कौन पंडित जी हैं? ठाकुरदास पंडित है। पंडित जी का नाम क्या है? ठाकुरदास। पंडित ठाकुरदास भार्गव ने क्या कहा है? संविधान की आत्मा है। आत्मा परमात्मा की बात कौन करते हैं? आपको जनरली कौन कहा करते हैं? आपको पंडित जी करते हैं। ठीक ना? आइए, फिर अगला पूछेगा, इसने कहा था कि जो हमारा आपको प्रभुत्व संपन्न जो भारत है, भारत जो गणराज्य बना है, उसके लिए क्या है? राजनीतिक जन्म कुंडली है। राजनीतिक राजनीतिक जन्म कुंडली है। राजनीतिक जन्म कुंडली, जन्म कुंडली है। या एक सिंपल पूछेगा राजनीतिक कुंडली किसे कहा था प्रस्तावना को? तो आप वो कहते हैं के एम मुंशी। और कहते हैं आपको के एम मुंशी जी ने कहा था। के एम मुंशी, के एम मुंशी ने क्या कहा था? क्या क्या है? राजनीति क्या है? जन्म कुंडली का क्या होता है? आपको काम करता है। वही क्या है? एक और व्यक्ति है, एक और व्यक्ति है, ठीक ना? सुभाष कश्यप की बात करते हैं। उन्होंने क्या कहा कि संविधान क्या शरीर है? संविधान क्या है? संविधान
शरीर है, संविधान क्या आपको है? शरीर है। जबकि प्रस्तावना क्या है? जबकि प्रस्तावना क्या है आपको? आत्मा। प्रस्तावना क्या है इसका? बोल सकते हैं आत्मा है। ये कौन कहे हैं? कि संविधान क्या है? शरीर है, जबकि प्रस्तावना आत्मा है। मतलब कि जो शरीर है, शरीर में क्या होता है? आत्मा निवास करता है। तो उसी संविधान में क्या है? प्रस्तावना इसके लिए क्या आपको? आत्मा क्या करता है आपको? आत्मा का काम आपको करता है। ये कौन कहे हैं? कौन कहे आपको? अ, कौन कहे आपको? सुभाष कश्यप। कौन कहे आपको? सुभाष कश्यप। कौन कहे हैं? सुभाष। सुभाष कश्यप। कश्यप कहें, ठीक है? अब देखिए हम जानते हैं कि एक बार में क्या है, ये आपको याद नहीं होगा, लेकिन कई बार पढ़िएगा तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना? वहीं एक और व्यक्ति की बात करते हैं, उनका नाम है अलादी अलादी कृष्ण अय्यर। क्या नाम है? अलादी 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 कृष्णा अय्यर। कृष्णा अय्यर, अय्यर करके व्यक्ति का नाम है। इन्होंने क्या बोला कि प्रस्तावना क्या हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। दीर्घकालीन सपनों का विचार है। सपनों का विचार है। इन्होंने क्या कहा कि प्रस्तावना क्या है? दीर्घकालीन सपनों का विचार है, कि हम दीर्घकाल में कैसा सपना देख रहे हैं भारत को बनाने के लिए। ये कौन बने हैं? अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। कृष्णा स्वामी अय्यर। तो देखिए एक बार में याद नहीं होगा, लेकिन फिर से हम बोलते हैं, आपको याद हो जाएगा। संविधान का परिचय पत्र पालके वाला प से, पालके वाला प से परिचय पत्र कहें। संविधान का आत्मा किसने कहा है? तो पंडित ठाकुरदास भार्गव। पंडित जी क्या कहें कि आत्मा है। वहीं अगर बात बोलते हैं कि संविधान शरीर है, जबकि प्रस्तावना आत्मा है, कौन कहें? सुभाष कश्यप कहें। राजनीतिक जन्म कुंडली कौन कहा है प्रस्तावना को? के एम मुंशी। के एम मुंशी। दीर्घकालीन सपनों का विचार है प्रस्तावना, कौन कहें? अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ठीक है। चलिए अब इतना जब समझ में आ गया, तो अब आते हैं यहाँ पर, इस पर आते हैं। इसको देखिए, यहाँ पहले प्रस्तावना की बात करते हैं। तो प्रस्तावना हमारा शुरू किससे होता है? हम भारत के लोग। क्या शुरू होता है? हम भारत के लोग। हम भारत के लोग। इसका मतलब यह बताता है, सब प्रस्तावना में जो हम भारत के लोग का मतलब क्या है? इस संविधान को किसके द्वारा बनाया गया? इस संविधान को तो संविधान सभा द्वारा बनाया गया। संविधान सभा द्वारा बनाया गया है, ठीक है। लेकिन अब पूछेगा कि हम भारत के लोग से क्यों शुरू होता है? क्योंकि यह बताता है कि जो संविधान के लिए पावर कहाँ से मिलता है? शक्ति। पावर या शक्ति कहाँ से मिलता है? पावर या क्या बोले आपको? शक्ति कहाँ से मिला है? तो कहाँ से? आपको भारत के लोग से, जनता से मिला है। मतलब कि भारत में सर्वोच्च कौन है भारत में? तो भारत में सर्वोच्च कौन है? भारत की जनता। ऐसे देखिए, पूछे कि भारत में सर्वोच्च कौन होता है? वहां पर रहेगा संविधान रहेगा, और कुछ और रहेगा, ठीक ना? वहां पर जनता ऑप्शन नहीं रहता है, तो संविधान सर्वोच्च होता है। पूछता है इस संविधान का शक्ति का सोर्स क्या है? तो भारत की जनता। तो भारत के लोग से शुरू होने का मतलब ये है कि यह बताता है कि शक्ति का सोर्स कौन सी है? शक्ति का, पावर का जो है सोर्स, पावर का सोर्स क्या है? तो पावर का सोर्स क्या है? भारत की जनता। भारत की जनता, ठीक है। अब बताता है कि भारत कैसा है? भारत कैसा है? भारत की संविधान की प्रकृति कैसा है? भारत के संविधान का आपको नेचर कैसा है? नेचर कैसा है? नेचर मतलब क्या हो गया कि प्रकृति कैसा है? प्रकृति कैसा है भारत का? तो भारत का प्रकृति कैसा है? बोलता है कि भारत एक तो एक संप्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ-निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर के इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को क्या करते हैं? इसको एतद द्वारा क्या करते हैं? अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मपर्पित करते हैं। ये आपको पूरा का पूरा कहता है। तो समझिए क्या-क्या चीज़ पता चला है। आपको जानते हैं क्या-क्या पता चलेगा इससे? एक तो हमको क्या चला कि शक्ति का सोर्स, इससे 4 चीज़ हमको पता चल रहा है, इस प्रस्तावना में क्या-क्या दिया गया है। एक तो क्या है कि हमको शक्ति का सोर्स पता चल गया कि भारतीय संविधान का शक्ति का सोर्स कौन है? कौन है? आपको भारत की जनता। तो भारत में प्रभुसत्ता किसके पास है? प्रभुसत्ता किसके पास है? आपको जनता के पास है। फिर अगला क्या है कि भारत के संविधान जो है, भारत कैसा देश है? उसका प्रकृति पता चलता है कि भारत कैसा है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक है और क्या है? गणराज्य है।
ये हमको क्या पता चल गया? प्रकृति के बारे में पता चल गया। तो अब समझिए कि इसमें 5 तरह के प्रकृति के बारे में चल रहा है। 5 तरह की प्रकृति है। कौन-सी-कौन-सी बोल रहा है? एक तो बोल रहा है कि भारत क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। अगला क्या बोलता है कि भारत क्या है? समाजवादी देश है। अगला बोलता है कि भारत क्या है? पंथ निरपेक्ष देश है और फिर बोलता है भारत क्या है? आपको लोकतांत्रिक देश है और भारत क्या है? आपको गणराज्य है। मतलब अगर अंग्रेजी देखिएगा तो क्या है कि भारत क्या है? एक तो क्या है? सोवरेन कंट्री है। एक क्या बोले? एक तो क्या आपको है? सोवरेन कंट्री है। अगला क्या है? सोशलिस्ट कंट्री है, फिर सेक्युलर कंट्री है, फिर क्या आपको डेमोक्रेटिक कंट्री है और फिर क्या आपको रिपब्लिक कंट्री है। तो सब का एक अर्थ समझिए क्या होता है। पहले हम बात करते हैं क्या सोवरेन। सोवरेन मतलब क्या हो गया? प्रभुत्व संपन्न। क्या बोले आपको? प्रभुत्व संपन्न की बात करते हैं। प्रभुत्व संपन्न, प्रभुत्व संपन्न की बात करते हैं, सोवरेन। क्या बोलते हैं? सोवरेन। सोवरेन का मतलब क्या होता है? कि भारत के ऊपर क्या है? कोई और पावर नहीं है। भारत बाहरी या आंतरिक निर्णय लेने के लिए क्या आपको स्वतंत्र है। मतलब कि भारत के ऊपर कोई विदेशी ताकत आपको नहीं है। भारत क्या है, चाहे आंतरिक निर्णय लेना हो, क्या बोले? चाहे तो क्या बोले आपको इसको भारत को आंतरिक डिसीज़न लेना हो चाहे तो बाह्य डिसीज़न लेना हो, इसको विदेश नीति तय करना हो या पूरे देश के लिए कानून बनाना हो, इसको किसी दूसरे देश के दबाव में आकर कोई काम करने की आवश्यकता आपको नहीं है। यह क्या अर्थ होता है प्रभुत्व संपन्न का। अब एक चीज़ समझिएगा, भारत कई ग्रुप का मेंबर है। जैसे भारत क्या है, यूनाइटेड नेशन का भी मेंबर है, भारत क्या है, ब्रिक्स का भी मेंबर है और भी कई तरह संगठन के मेंबर है। भारत इसका मेंबर है, लेकिन भारत इसके अधीन नहीं है। ऐसा नहीं कि यूनाइटेड नेशन जो या ब्रिक्स जो बोलेगा वो काम करना भारत शुरू कर देगा, नहीं। भारत अपने हक में डिसीजन खुद से लेगा कि हमारे लिए क्या बेहतर हो सकता है। प्रभुत्व संपन्न मतलब क्या हो गया कि भारत के ऊपर कोई शक्ति नहीं है। अगर भारत कोई ग्रुप का मेंबर बनता भी है, तो सिर्फ सदस्य है, उसके अधीन नहीं है, उसके अधीन आपको नहीं है। इस चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये क्या हो गया? प्रभुत्व संपन्न हो गया। मतलब क्या हो गया? आपको सोवरेन का डेफिनेशन मिल गया। अगला क्या? सोशलिस्ट। सोशलिस्ट या समाजवादी का मतलब क्या होता है? अगला क्या हो गया? सोशलिस्ट। सोशियलिस्ट। सोशलिस्ट मतलब क्या हो गया आपको? समाजवादी। क्या हो गया आपको? समाजवादी। देखिए, जहाँ भी वाद शब्द आएगा उसका मतलब होता है विचारधारा। क्या विचारधारा? गांधीवाद तो गांधी का विचार, रविवाद तो रवि का विचार, मार्क्सवादी तो मार्क्स का विचार। तो समाजवाद विचार क्या बोलता है? यह बोलता है समाज की भलाई। क्या बोलता है आपको? समाज की भलाई की बात बोलता है, समाज की भलाई। यह क्या बोलता है? समाज की भलाई, वेलफेयर ऑफ द पीपुल। मतलब बोल सकते हैं कि यहाँ पर लोक कल्याण, क्या आपको लोक कल्याण के लिए क्या है सरकार काम करेगी। सरकार क्या करेगी? वेलफेयर ऑफ द पीपुल, लोक कल्याण के लिए क्या करेगी? कार्य करेगी। एक चीज ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान में कहीं लोक कल्याण मतलब प्रस्तावना में लोक कल्याण शब्द की चर्चा नहीं है। लेकिन समाजवाद का मतलब, सोशलिस्ट का मतलब ही क्या है कि भारत अपने समाज, अपने लोग की भलाई के लिए काम करेगी। भारत के अंदर जितने भी नागरिक रहते हैं, लोग रहते हैं, उनकी भलाई के लिए काम करेगा। लेकिन अब क्या है कि भारत किस तरह का तरीका से काम करेगा? देखिए, समाजवाद को फैलाने का कई तरीका होता है। एक तरीका क्या है कि लोकतंत्र, क्या आपको लोकतंत्र की तरह लोकतांत्रिक समाजवाद। एक क्या होता है आपको? कम्युनिस्ट। क्या बोले आपको? कम्युनिस्ट। क्या होता है? कम्युनिस्ट तरीका से समाजवाद को फैलाना। कम्युनिस्ट क्या होता है? कार्ल मार्क्स के विचार, क्या आपको कार्ल मार्क्स के विचार पर आधारित है। एक कार्ल मार्क्स के विचार क्या बोलता है कि निजी संपत्ति, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं, निजी संपत्ति जो होता है, इस पर प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए। सबको सरकार अपने अंदर ले लेगा। सबसे छीन लेगा संपत्ति, अपने अंदर क्या करेगा? ले लेगा। और सरकार सबको क्या करेगा? प्रोवाइड करेगा। तो ये क्या आपको कम्युनिस्ट तरीके से क्या है समाजवाद लाने का तरीका। क्योंकि भारत क्या है लोकतंत्र क्या बोलता है कि यहाँ पर क्या है कि प्राइवेट या क्या आपको प्राइवेट संपत्ति रहे, प्राइवेट प्रॉपर्टी रहेगा। मतलब बोल सकते हैं कि निजी संपत्ति यहाँ पर रहता है, निजी संपत्ति यहाँ पर क्या होता है आपको? रहता है। और उसके बाद सरकार क्या करता है कि जो आपको अमीरी-गरीबी का भेद है, उसमें कुछ के ऊपर टैक्स लगाता है, अमीर के ऊपर, गरीब को क्या करता है संसाधन प्रोवाइड करने का प्रयास करता है। तो ये क्या हो गया? लोकतांत्रिक तरीके से समाजवाद फैलाने का प्रयास करना। लेकिन समान तौर पर देखा गया है कि लोकतांत्रिक देश जितना भी होता है, वो क्या होता है? मुख्य रूप से क्या होता है? पूंजीवाद। क्या होता है? पूंजीवाद। मतलब जो कैपिटलिस्ट होता है, बड़ा-बड़ा जो संपत्ति, बड़ा-बड़ा जो कंपनी वाला घराना होता है, उस पर ज़्यादा झुका हुआ होता है। लेकिन भारत क्या बोला है कि भारत जो है, ये बोला कि हम जो है बिल्कुल पूंजीवाद को भी खत्म नहीं करेंगे, मतलब निजी संपत्ति को भी खत्म नहीं करेंगे और नहीं सबको सरकारी बना लेंगे। हम क्या करेंगे कि दोनों को मिला के चलेंगे। मतलब भारत में क्या है, सरकारी भी रहेगा प्लस क्या रहेगा, निजी भी रहेगा। भारत क्या रहेगा? सरकारी, निजी दोनों। जबकि यहाँ बोलता है क्या है, खाली निजी रहेगा, निजी नहीं रहेगा, हाँ, सरकारी रहेगा। और लोकतंत्र वाला जो मैक्सिमम देश में क्या होता है कि ज़्यादा निजी पे फोकस करता है। लेकिन भारत क्या बोलता है कि हमारे यहाँ सरकारी या प्लस निजी।
सरकारी मतलब गवर्नमेंट, गवर्नमेंट मतलब क्या, पब्लिक। तो हमारे यहाँ पब्लिक प्लस प्राइवेट दोनों है, पब्लिक प्लस प्राइवेट क्या आपको दोनों है। भारत बोल सकते हैं कि आपको मिश्रित, भारत कैसा आपको है, मिश्रित समाजवाद। भारत में क्या है, मिश्रित, मतलब बोल सकते हैं क्या कि भारत में क्या है, आपको मिक्स तरीका क्या अपनाया है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि भारत मिश्रित, इकोनॉमिक्स में जब बताया जाएगा तो बताया जाएगा कि भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों कहलाता है, क्योंकि भारत में सरकारी और निजी, पब्लिक और प्राइवेट क्या आपको दोनों है। तो हमने क्या किया है कि गांधी जी का विचार और कार्ल मार्क्स के विचार दोनों अपना लिया है, और फिर क्या किया है कि हम समाजवाद लाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना। तो भारत किस तरह का समाजवाद लाने का प्रयास कर रहा है, गांधी और कार्ल मार्क्स के विचार को दोनों को मिला करके हम लोकतांत्रिक तरीका से समाजवाद लाने का प्रयास कर रहे हैं। ये आपको समाजवाद का मतलब ही समझ में आ गया। चलिए, फिर अगला हम बात करते हैं, समाजवाद आपको समझ में आ गया। हम्म, अब क्या है, पंथ निरपेक्ष। अब अगला क्या आपको रुकिए, अगला क्या है, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष को क्या बोलते हैं, सेकुलर। क्या बोलते हैं आपको, सेकुलर। क्या बोलते हैं आपको, सेकुलर बोलते हैं। यहाँ तो होबे करेगा। अगला क्या बोले, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष, इसको बोलते हैं सेकुलर। क्या बोलते हैं, सेकुलर। और सेकुलर का अगर हिंदी देखिएगा तो ये भी होता है धर्म निरपेक्ष। क्या होता है आपको, धर्म निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष होता है, धर्म निरपेक्ष होता है। देखिए, हमारे संविधान में क्या है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द की चर्चा प्रस्तावना में नहीं किया गया है। लेकिन क्या है कि जैसे पानी या जल एक ही होता है, तो ऐसे क्या है कि अगर पंथ निरपेक्ष ना ऑप्शन में रहे, धर्मनिरपेक्ष रहेगा, तो पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष को पर्यायवाची शब्द के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? देखिए, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष की बात करते हैं, तो यह क्या बोलता है, भारत जो है, भारत क्या है, भारत का कोई स्टेट, कोई क्या आपको स्टेट रिलीजन नहीं है, स्टेट रिलीजन नहीं है। मतलब सरकार, जो भारत सरकार है, सरकार का कोई अपना धर्म नहीं है। भारत सरकार का अपना कोई धर्म नहीं। इससे पहले नेपाल का अपना धर्म था, नेपाल हिंदू राष्ट्र था। हालांकि नेपाल भी वर्तमान में धर्मनिरपेक्ष हो गया है, लेकिन उस समय हिंदू राष्ट्र था। जैसे पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र है, लेकिन भारत बोलता है कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। भारत के सरकार की नजर में सभी धर्म समान है। सभी क्या है, सभी धर्म क्या है आपको समान है, सभी धर्म क्या है आपको इक्वल है। ऑल रिलीजन्स आर इक्वल, सब क्या आपको इक्वल है, और सबको क्या है समान मान रहा है। और सबको क्या है कि समान तरीके से सरकार देखभाल करेगा, ना किसी को ना दबाएगा, और ना किसी को क्या करेगा आपको बढ़ाएगा। मतलब सरकार, सरकार क्या करेगा, सबको इक्वल ट्रीटमेंट देगा। ऐसा नहीं किसी के ऊपर टैक्स लगा देगा, टैक्स लगा कोई मंदिर बना रहा है, बोलिएगा तो सरकार है तो आपको क्या यार अयोध्या में राम मंदिर बनवाया है, देखिए समझिए, वो राम मंदिर बनाने के लिए भारत के जनता के टैक्स का पैसा का इस्तेमाल नहीं किया गया है। वो क्या है, जनता जो डोनेशन दिया उसके आधार पर मंदिर बना है। क्योंकि इस चीज क्लियर रखिएगा, ठीक है ना। मतलब क्या है कि सरकार लोगों पर टैक्स लगा के क्या है, मंदिर नहीं बना सकती है, मस्जिद नहीं बना सकती है। समझ में रहा ना। मतलब एक धर्म के दबा करके दूसरा धर्म को बढ़ा नहीं सकते, सबको धर्म के आपको समान है। तो क्या बोलता है, ऑल रिलीजन समान है, और सबको क्या इक्वल तरीके से बढ़ाने का प्रयास करता है। देखिए, धर्मनिरपेक्षता जो होता है दो प्रकार का होता है। जो धर्मनिरपेक्षता क्या होता है, दो प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं सकारात्मक, बोलते हैं आपको सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता, पॉजिटिव सेकुलरिज्म। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव सेकुलरिज्म। एक क्या होता है आपको नकारात्मक, नकारात्मक धर्मनिरपेक्ष, निगेटिव सेकुलरिज्म, निगेटिव। लेकिन निगेटिव क्या होता है ना, कि यहाँ पर क्या होता है, सरकार और धर्म, मतलब जो राज होता है, क्या बोले आपको, जो राज होता है, राज और धर्म, यह बिल्कुल क्या होता है, अलग अलग होता है। धार्मिक मामला में क्या होता है कि राज हस्तक्षेप नहीं करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप अमेरिका का नाम सुनोगे, वहां पर धार्मिक मामला और राज का मामला बिल्कुल अलग होता है। पश्चिमी राष्ट्र, यूरोप की बात करते हैं, फ्रांस की बात करते हैं, ब्रिटेन की बात करते हैं, वो समय क्या है, नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता होता है। मतलब सरकार और धर्म, धार्मिक मामला क्या होता है, बिल्कुल अलग अलग होता है, न के बराबर वहां पर हस्तक्षेप किया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि सरकार क्या होता है, हस्तक्षेप करता है। अगर किसी धर्म में क्या है, कोई बुराई वगैरह है, ठीक है ना, या धर्म को और बेहतर बनाना है, तो सरकार जरूरत पड़ने पे क्या हस्तक्षेप करता है, ताकि उस धर्म के लोगों का जीवन और बेहतर हो सके। उसको बोलते हैं क्या, सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता, ठीक ना। तो बोलिए भारत में कैसा है, धर्मनिरपेक्ष है। और धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या हो गया कि राज का कोई धर्म नहीं है, सभी धर्म समान है, सबको क्या इक्वल तरीके से बढ़ाने का प्रयास करेगा। और हमारे यहाँ क्या है, सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता, सकारात्मक क्या आपको धर्मनिरपेक्षता हमारे यहाँ इंडिया में है। हालांकि देखिए, हमारा जो मूल संविधान था ना, मूल संविधान था, उसमें क्या है कि ये पंथ निरपेक्ष या सेकुलर शब्द नहीं था। इसको क्या है कि संविधान में
42वें नंबर के संशोधन करके, संविधान में क्या बोले कि 42वें नंबर के संशोधन कर करके 1976 में क्या है कि इसको जोड़ा गया है। अब देखिए संविधान में जब संविधान के प्रस्तावना में क्या है संशोधन किया गया है, तो एक क्वेश्चन भी आ गया, क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? हाँ, तो प्रियम्बल में क्या है कि संशोधन किया जा सकता है। तो सुनिएगा, अभी कुछ देर के बाद और बताएँगे कि शुरू में माना गया था कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है, लेकिन वर्तमान में क्या है कि प्रस्तावना भाग है। तो फिलहाल समझिए कि प्रस्तावना क्या है, संविधान का आपका भाग है मतलब उसका पार्ट है। अब पार्ट है तो इसमें संसद क्या कर सकती है? संशोधन भी कर सकती है, इसमें अमेंडमेंट भी किया जा सकता है। क्या इसमें संशोधन हुआ है? हाँ, कितना बार हुआ है? एक बार। अभी तक एक बार मात्र हुआ है। कब हुआ है? 1976 में हुआ है। कितवां नंबर का संशोधन हुआ है? 42वें नंबर का। इसमें कितना शब्द जोड़ा गया था? तो 3 शब्द। एक तो क्या इसमें आपको समाजवादी शब्द जोड़ा गया, क्या आपको समाजवादी शब्द जोड़ा गया। एक क्या जोड़ा गया आपको? पंथ निरपेक्ष। क्या जोड़ा गया? पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। और एक क्या जोड़ा गया? अखंडता। क्या आपको? अखंडता शब्द को जोड़ा गया। बोलिए क्या-क्या बोले? कि संविधान के प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? कब किया गया है? 1976 में। केमा नंबर के? 42 नंबर के। कितना शब्द को बाद में जोड़ा गया? 3 शब्द को। एक तो समाजवादी, एक आपको पंथ निरपेक्ष, एक आपको का अखंडता। क्या आपको? अखंडता। 3 शब्द को बाद में जोड़ा गया है। उस समय किसका सरकार था? तो कांग्रेस पार्टी का। किसका आपको? कांग्रेस पार्टी की सरकार था। कौन प्रधानमंत्री थी? तो कौन थी आपको? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी क्या थी आपको? प्रधानमंत्री। कौन थी? इंदिरा गांधी क्या थी आपको? प्रधानमंत्री। समझ में आ गया? तो मतलब ये जो पंथ निरपेक्ष शब्द क्या है आपको बाद में क्या आपको जोड़ा गया? बाद में क्या आपको जोड़ा गया है? तो बोलिए, यहाँ पर क्या समझ में आया? यहाँ पर क्या-क्या समझ में आया? कि जो ये सोवरेन शब्द शुरू में ही था, लेकिन जो सोशलिस्ट शब्द है और जो सेकुलर शब्द है, ये दोनों शब्द क्या है? बाद में जोड़ा गया है। मतलब बोल सकते हैं यहाँ पर क्या बोले कि यहाँ पर जो जो आपको दिखाई दे रहा है, ये समाजवादी और जो पंथ निरपेक्ष शब्द है, ये आपको क्या है? बाद में जोड़ा गया है। और एक यहाँ पर होगा अखंडता, एक यहाँ पर क्या होगा आपको? अखंडता। ये क्या आपको? अखंडता। ये शब्द क्या आपको बाद में जोड़ा गया है। ठीक है ना? ये क्या आपको बाद में आपको जोड़ा गया। ठीक है ना? चलिए, इतना समझ में आ गया। अब आते हैं क्या? लोकतंत्र। लोकतंत्र और गणराज का मतलब क्या होता है? तो ये भी समझा देते हैं बाबू आइए। एक क्या हो गया आपको? लोकतंत्र मतलब क्या? डेमोक्रेटिव। हम क्या हैं? डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। अगला क्या है कि हम क्या हैं? क्या आपको? गणतंत्रात्मक है। गणतंत्र बोले या गणराज बोले या रिपब्लिक बोले, सबका मतलब एक ही होता है, रिपब्लिक। देखिए, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है ना, कि ऐसा सिस्टम जो कि आपको लोग चलाता है। लोग मतलब क्या आपको? जनता। क्या आपको? जनता चलाता है। जनता चलाता है। शक्ति का सोर्स कौन रहेगा आपको? जनता, भारत के लोग रहेंगे। ठीक है? अब यहाँ पर क्या है कि लोकतंत्र को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी बोलते हैं। लोकतांत्रिक देश को डेमोक्रेटिक कंट्री बोलते हैं। तो यहाँ पर लोकतंत्र का मतलब क्या होता है कि भारत में क्या होता है कि अब हमने क्या किया है? अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया है। ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि हम अपना क्या करते हैं? प्रतिनिधि को क्या करते हैं? चुन देते हैं। अपना रिप्रेजेंटेटिव को चुन देते हैं, विधायक या सांसद बना देते हैं। और वो हमारे बिहाफ पर क्या करते हैं? वो जाकर क्या करते हैं? संसद में या राज्य विधानमंडल में क्या करते हैं? निर्णय लेते हैं। इसी को बोलते हैं क्या? कि प्रतिनिधि लोकतंत्र हम अपनाया है। इस सब के बारे में पिछला लेसन में लोकतंत्र जो था उसमें सारा बतैले हैं। तो फिलहाल समझिए क्या? कि लोकतंत्र मतलब क्या हो गया? कि आपको क्या है कि लोग जो क्या करते हैं? अपना प्रतिनिधि के माध्यम से भारत में शासन करते हैं। और लोग को जो प्रतिनिधि को शक्ति कौन देता है? तो कौन देता है? आपको जनता देता है। ये लोकतांत्रिक मतलब समझ में आ गया। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? तो देश का हेड होगा, देश का जो मुखिया होगा, देश का क्या बोले आपको? मुखिया होगा। यह आपको क्या होगा? खानदानी नहीं होगा। यह क्या होगा? खानदानी नहीं होगा। यह क्या होगा आपको? चुना हुआ। क्या होगा? आप चुना हुआ व्यक्ति होगा। क्या होगा? चुनाएगा। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है? राष्ट्रपति। क्या होता है आपको? राष्ट्रपति। ये क्या होता है? आपको चुनाता है। 5 साल के लिए क्या होता है? चुनाता है। जबकि एक होता है ब्रिटेन की बात करते हैं, ब्रिटेन। तो ब्रिटेन में क्या आपको? राजतंत्र। ब्रिटेन में क्या आपको? राजतंत्र है। वहाँ पर क्या होता है कि जो राजा-रानी होता है, वही क्या होता है? आपका देश का क्या होता है? हेड होता है, मुखिया होता है। हालाँकि ब्रिटेन में भी लोकतंत्र भी है। ब्रिटेन में लोकतंत्र भी है, मतलब कि वहाँ भी क्या होता है? अपना प्रतिनिधि को लोग चुन देता है। हाँ, ब्रिटेन में क्या है कि लोकतंत्र प्लस राजतंत्र। तो ब्रिटेन है लोकतांत्रिक राजतंत्र। क्या है? लोकतांत्रिक राजतंत्र। हम भी लोकतंत्र हैं, लेकिन हम कैसा हैं? गणतंत्र। हमारा देश का मुखिया क्या होगा? चुना हुआ व्यक्ति होगा। तो हमारे यहाँ के राष्ट्रपति ब्रिटेन के राजा-रानी या ब्रिटेन के महाराजा-महारानी
दोनों का क्या है, पावर क्या होता है, इक्वल होता है, तो दोनों का एक दूसरे से तुलना किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि भारत के राष्ट्रपति की तुलना किससे कर सकते हैं, तो ब्रिटेन के महारानी या महाराजा से तुलना आपको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आपको ये भी समझ में आ गया लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, गणतंत्र का मतलब क्या होता है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो भारत के संविधान की प्रकृति आपको प्रकृति कितना, प से प्रकृति, प से पांच, तो पांच तरह के नेचर के बारे में चर्चा है। कौची कौची, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। तो आप क्वेश्चन जानते हैं क्या पूछेगा, क्वेश्चन क्या पूछेगा, जब भारत का संविधान आपको पूछेगा कि जब 26 जनवरी, क्या बोले आपको, जो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूरी तरीके से लागू हुआ था, तो उसमें से कौन-कौन शब्द नहीं था? तो उस समय कौन शब्द नहीं था? एक तो इसमें समाजवादी नहीं था और क्या था आपका, पंथ निरपेक्ष नहीं था। मतलब यहाँ पर क्या बोले, यहाँ पर कि जो आपका सोशलिस्ट और क्या था, सेकुलर नहीं था। तो उस समय हम क्या थे, प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रात्मक गणराज्य, प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रात्मक गणराज्य, इसमें 3 शब्द था, प्रकृति में था, ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि जब संविधान लागू हुआ था उस समय संविधान का नेचर क्या था? तो क्या था, प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक और क्या था, गणराज्य था। लेकिन अब वर्तमान में क्या हो गए, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रात्मक और क्या हो, गणराज्य हो गए। अब देखिए इसमें जानते हैं, पूछता है कौन शब्द पहले है कौन शब्द बाद में है, गड़वाइएगा तो याद करने का तरीका बता देते हैं। देखिए, पहले सोवरेन को क्या कीजिए, एस, सोवरेन को एस से लिख दीजिए, यहाँ पे लिखते हैं। सोवरेन को क्या कीजिए, एस से लिखिए, एस से लिख दिए। फिर सोशलिस्ट को भी एस से, सेकुलर को भी एस से, डेमोक्रेटिक को डी से और रिपब्लिक को आर से। तो अगर गड़वाइएगा तो याद कीजिएगा, क्या हो गया, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब भुलाइएगा तो एक और याद करने का तरीका, कि देखिए हमारे यहाँ धर्म के नाम पर बड़ी लड़ाई होता है, धर्म के नाम पर बड़ी लड़ाई होता है, तो धर्म को बीच में रखिए, पथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष को बीच में रखिए। और शुरुआत किससे होगा कि भारत क्या है, एकदम किसी के अधीन नहीं है, तो हम शुरुआत किससे करेंगे, प्रभुत्व संपन्न से, प्रभुत्व संपन्न से। और उसी के बाद क्या आ जाएगा, समाजवादी। अब बीच में क्या आ गया, धर्मनिरपेक्ष। तो मतलब बीच में धर्मनिरपेक्ष, मतलब ऐसे धर्मनिरपेक्ष को बीच में रखिएगा ना, तो मोटा-मोटी क्या है, क्वेश्चन बनने का संभावना रहेगा। और इधर क्या, एक तरफ जो इधर रखिएगा लोकतंत्र और क्या रखिएगा, गणतंत्र। पहले लोकतंत्र और फिर गणतंत्र, लोकतंत्र, गणतंत्र, लोकतंत्र, गणतंत्र। नहीं बोलते हैं, लोकतंत्र और गणतंत्र, भुलाइएगा तब पहले लोग आएगा, फिर क्या आएगा, गणतंत्र, लोकतंत्र और फिर क्या आएगा, गणतंत्र आएगा, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ क्या आएगा, क्या आ जाएगा, प्रभुत्व संपन्न और क्या आ जाएगा आपको, समाजवादी, क्या आ जाएगा आपको, समाजवादी। अब देखिए, ये एक तरीका बता दें याद करने का, इससे और कोई बेहतर तरीका आप डेवलप कर सकते हैं, तो उस तरीका से आप चाहे तो खुद भी याद करने का प्रयास कर सकते हैं। तो मोटा-मोटी हमको बता दिए, इतना समझ में आ गया, 5 तरह के नेचर हो गया। अब अगला क्या है कि हमारे संविधान में क्या है कि नागरिकों को 3 तरह के न्याय की चर्चा किया गया है। एक तो बोला सामाजिक न्याय, एक आर्थिक न्याय और एक क्या आपको, राजनीतिक न्याय। 3 तरह के न्याय की चर्चा, ये पूछेगा कितने तरह के न्याय की चर्चा है, 3 तरह के। क्या-क्या आपको जस्टिस कितने तरह के मिलेगा? एक तो सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और क्या आपको पॉलिटिकल जस्टिस क्या है, नागरिकों को दिया जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, समझाते हैं यहाँ पर बाबू? इसी में बताते हैं। न्याय हमारे संविधान में बोल सकते हैं, कितने तरह के नागरिकों को न्याय की चर्चा बाबू, कितने तरह के न्याय की चर्चा है? 3 तरह के। जस्टिस कितने तरह के? जस्टिस 3 तरह के। एक क्या हो गया आपको, सामाजिक, क्या बोले आपको? सामाजिक न्याय। एक क्या हो गया आपको? राजनीति, क्या बोले आपको? राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय। एक क्या हो गया आपको? आर्थिक, क्या बोले आपको? आर्थिक न्याय। रुकिए थोड़ा-सा। एक क्या बोले, आर्थिक न्याय की बात की है। एक क्या बोले आपको, राजनीतिक। राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय। एक क्या बोले आपको? समाज सामाजिक, सामाजिक न्याय। सबसे पहले इस राजनीतिक न्याय की बात करते हैं। राजनीतिक न्याय का मतलब क्या होता है? भारत का कोई भी नागरिक रहेगा, ठीक ना? उसको क्या होगा, वोट देने का अधिकार रहेगा। क्या होगा, उसको मत देने का अधिकार होगा, उसको चुनाव में खड़ा होने का अधिकार होगा, उसको कोई संगठन बनाना है तो संगठन बनाने का अधिकार होगा। ये सब किसमें आता है? राजनीतिक न्याय में। बिना किसी रोक-टोक के भारत का प्रत्येक व्यक्ति, एक निश्चित उम्र आ जाएगा, हमारे यहाँ 18 साल है, कि अगर 18 साल हो गया तो कोई भी जाति, कोई भी धर्म, कोई भी लिंग के रहे, है ना? उस सबको क्या है, वोटिंग राइट मिल जाएगा। और एक व्यक्ति एक वोट है, एक व्यक्ति एक वोट रहेगा। सा अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे इधर का हो, चाहे वेस्ट का हो, चाहे नॉर्थ का हो, चाहे ईस्ट का हो, एक आदमी का वोट का अधिकार एक रहेगा। अमीर हो चाहे गरीब, क्या होगा, एक वोट, एक व्यक्ति का वोट का मतलब अमीर चाहे गरीब हो, सबके वोट का मूल्य क्या होगा, आपको समान होगा। तो इससे क्या बोलते हैं कि क्या आपको राजनीतिक न्याय मिल गया।
तो राजनीतिक न्याय तो मिल गया, सबको होता है, लेकिन राजनीतिक न्याय कहा जाता है तब स्थापित नहीं होगा। भीमराव अम्बेडकर जी बोलते हैं कि राजनीतिक न्याय तब तक स्थापित नहीं होगा जब तक कि लोगों को सामाजिक और आर्थिक न्याय ना मिले। जब तक लोगों को सोशल और इकोनॉमिकल जस्टिस नहीं मिलेगा, तब तक जो है राजनीतिक न्याय का कोई मतलब नहीं है। चुनाव में खड़ा होने का अधिकार सबके है, लेकिन एगो मान लेते हैं समाज के उच्च वर्ग खड़ा होगा, एक गरीब वर्ग, सबसे जो लोअर कास्ट का होता है, जो इसको जीतने की संभावना ज़्यादा रहेगा, तो जो अपर कास्ट का खड़ा होगा, उसको जीतने की संभावना ज़्यादा रहेगा, क्योंकि उसके पास सामाजिक और आर्थिक क्या होता है, स्थिति क्या होता है, उनका ऊँच होता है। ठीक है? तो राजनीतिक न्याय समझ में आ गया? आइए, अब सामाजिक न्याय क्या होता है? सोशल जस्टिस क्या होता है? समाज में प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह हमारे यहाँ तो जाति सिस्टम इंडिया का एक यूनिक फीचर है। चाहे तो आप लोअर कास्ट का होइए, चाहे अपर कास्ट का होइए, सब क्या है समाज में इक्वल है। सब क्या है समाज में इक्वल है। इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के नज़र में क्या है, सब कोई समान है और समाज में सब बरोबर है। लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। एक पंडित जी को निकल के जा रहे हैं, उनका सब कहता है गोड़ लगी बाबा, गोड़ लगी बाबा। कहीं क्या है लोअर कास्ट के, कोई चमार जाति के है, पसमान जाति के है, अगर वो क्या है कि अगर बढ़िया कपड़ा पहन के निकल जाए तो 10 गो बोले देखी थे ना, लंगटई करी थे बा, बाप की हालत पंचर है, बेटा लिफाफे कर रहा है। इस सब बोला जाता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, बोला तो गया है कि सब क्या है समान है, लेकिन जानते हैं सोसाइटी उस तरह से चलता नहीं है। तो यहाँ पर प्रयास सरकार करती है और उसके लिए कई सारा प्रयास भी किए। जैसे पहले क्या था, छुआछूत, अनटचेबिलिटी था। अनुच्छेद 17 के तहत क्या हो गया, हमारे यहाँ छुआछूत सब मौलिक अधिकार में बताएंगे। छुआछूत उसका अनटचेबिलिटी को अंत कर दिया गया। उच्च वर्ग जो है निम्न वर्ग से जब छुआता, तो उच्च कास्ट के लोग निम्न कास्ट के जो है ना, छुआ मतलब छू देने के बाद वो पवित्र हो जाता था, ऐसा माना जाता था। अब बोला कि ऐसा कोई भी प्रैक्टिस करेगा तो उसको दंडित किया जाएगा। तो छुआछूत के माध्यम से क्या है ना, मतलब सामाजिक न्याय लाने का सरकार अलग अलग तरह के प्रयास आपको कर रही है। ठीक है भैया, आर्थिक न्याय मतलब क्या हो गया कि आपको जो है जीवन जीने के लिए क्या है, पैसा कौड़ी की आवश्यकता पड़ता है, आर्थिक संसाधन की आवश्यकता पड़ता है। तो सरकार क्या है कि लोगों को क्या करता है, अमीर पर टैक्स लगाता है और गरीब को क्या करता है, आपको पैसा देता है। वृद्धा पेंशन वगैरह आता है तो गरीब लोग क्या कर रहा है, देने का प्रयास कर रहा है। वृद्धा पेंशन आता है, विकलांग पेंशन आता है, छात्रवृत्ति वगैरह मिलता है गरीब बच्चा को। ये सब क्या है, आर्थिक न्याय, इकोनॉमिकल जस्टिस देने का सरकार क्या कर रही है, आपको प्रयास कर रही है। समझ में आ गया? ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, कुछ काम कीजिएगा तो न्यूनतम मजदूरी देता है। इसके अलावा क्या देते हैं, मनरेगा वगैरह पहले चलता था, अब उसको जी राम जी कर दिया गया है ना। तो अब क्या है कि मतलब इसके माध्यम से क्या है कि सरकार आपको काम भी देने का प्रयास करता है ताकि आप जीवन जी सके। तो ये क्या आर्थिक न्याय स्थापित करने का सरकार प्रयास करती है। उच्च वर्ग पर टैक्स लगाया, आपको क्या किया, गरीब को क्या किया, उसको टैक्स के पैसे से क्या करता है, देता है। ठीक है ना? तो ये सब समझ में आ रहा, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय क्या होता है। तो 3 तरह के न्याय की चर्चा है। लेकिन यहाँ पूछेगा क्या हमारे यहाँ धार्मिक न्याय की चर्चा है? पूछेगा धार्मिक न्याय की चर्चा है या नहीं? तो हमारे यहाँ धार्मिक न्याय की चर्चा आपको नहीं है। हमारे यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता तो है। धार्मिक स्वतंत्रता है। धार्मिक स्वतंत्रता मतलब ये हो गया कि आप कोई भी धर्म को मान सकते हैं, कोई रोक-टोक नहीं है। लेकिन ये नहीं बोल सकते हैं कि हमारे यहाँ क्या है कि हिंदू की संख्या ज़्यादा है तो ईसाई की संख्या कम कैसे, मुस्लिम की संख्या कम कैसे, हमको भी उतना पर ले जाने का प्रयास कीजिए। ऐसा नहीं कर सकते। तो हमारे यहाँ धार्मिक न्याय की चर्चा नहीं है, जबकि धार्मिक स्वतंत्रता की आपको चर्चा है। कितना हो गया? 3 तरह के जस्टिस की चर्चा है। अब आइए बाबू क्या है, 3 तरह के जस्टिस समझ में आ गया। अब हमारे यहाँ स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता क्या है? लिबर्टी कितने तरह के हैं? 5 प्रकार के लिबर्टी की चर्चा है। 5 प्रकार के प्रकृतिपिता, अब 5 तरह क्या लिबर्टी है और 3 तरह क्या था, आपको न्याय की चर्चा था। तो न्याय देखिए, न्याय 3 लेटर का है, जब न या 3 लेटर का है, 3 लेटर का है, तो ये कितना प्रकार का है? 3 तरह के न्याय की चर्चा है, 3 तरह के न्याय की चर्चा है। ठीक ना? आइए। स्वतंत्रता देखिए क्या है, स्वतंत्रता मतलब स्वतंत्रता, ये 5 देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 5 लेटर से लिखाता है। ये भी क्या है, 5 तरह के क्या है, स्वतंत्रता की चर्चा है। ये पूछता है इसलिए बता रहे हैं इतना डीप में जाकर के। अब स्वतंत्रता कौची-कौची के है? तो एक तो क्या है, आपको विचार की स्वतंत्रता है। क्या आपको है? आपको विचार की स्वतंत्रता है। एक आपको है कि आपको विचार की स्वतंत्रता है, एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, एक विश्वास की स्वतंत्रता है, एक धर्म की स्वतंत्रता है, एक उपासना की आपको स्वतंत्रता है। क्या-क्या बोले यहाँ पर देखिए बाबू, लिबर्टी किसका है? तो क्या है, आपको थॉट का लिबर्टी है, एक्सप्रेशन का लिबर्टी है, बिलीफ का लिबर्टी है, फेथ का लिबर्टी है और वर्शिप का लिबर्टी है। एक-एक चीज़ समझाते हैं। पहले ये समझाते हैं क्या अभिव्यक्ति। पहले विचार है। विचार का मतलब क्या है कि आपके दिमाग में कोई भी विचार आ सकता है। कुछ भी सोचने के लिए स्वतंत्र है। आपको ये नहीं कर सकता कि बंद करके बोला कि तू ये चीज़ नहीं सोच सकता है, नहीं। आप स्वतंत्र देश के नागरिक हैं। भारत में आप कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं। आप कुछ भी दिमाग में आ रहा है, आप सोच सकते हैं। आपको सोचने के लिए क्या है, स्वतंत्रता दिया गया है। मतलब क्या है कि आपको विचार कुछ भी आ रहा है,
तो आप विचार क्या कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो विचार की स्वतंत्रता समझ में आ गया। अगला क्या अभिव्यक्त, आप विचार मान लें कुछ सोच लिए, उसको आप चाहते हैं कि एक्सप्रेस करें, उसको क्या करें आपको एक्सप्रेस करें, तो उसको एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। एक्सप्रेस करने का कई तरीका है। एक तरीका क्या है कि उसको हम लिख दें, लिख करके क्या करें अभिव्यक्त करें, या हो सकता है हम गा करके हमारे दिमाग में कोई कविता आ रहा है, तो कविता क्या कर सकते हैं, गा करके अपने भाव को व्यक्त कर सकते हैं, है ना? गरीबी-अमीरी के ऊपर क्या है आप देख रहे हैं कि बहुत सारा दिमाग में चीज़ आ रहा है कि हमें कुछ लिखें ताकि लोग जागरूक हों, तो कुछ लिख सकते हैं। या आपको लगता है कि अपने भाव को क्या है, गाना गा कर भी व्यक्त कर सकते हैं। गाना गा करके, पेंटिंग कर के, इसी तरीके से अपने भाव को व्यक्त कर सकते हैं। आपको व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। सोशल मीडिया पे चाहते हैं कि अपना भाव को व्यक्त करें, तो व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान ही रखना है कि आपके अभिव्यक्ति से आपका जो अभिव्यक्ति है, बोलने की आज़ादी जो दिया गया है, इससे क्या है कि समाज में जो है लड़ाई-झगड़ा ना हो। ये ना पता चले क्या बोलेंगे जंतर-मंतर पर जाओ और संसद भवन जला दो। तो ये अभिव्यक्त करने का वो स्वतंत्रता नहीं है, क्या है फिर दंडित कर दिया जाएगा। आपको एक सीमा में क्या है लिमिटेशन में संविधान के दायरा में रखकर क्या है अपने विचार को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है। अगला क्या है विश्वास। आपको कोई चीज़ मानने का स्वतंत्रता है कि मान सकते हैं, कुछ नहीं मान भगवान है, आप मान सकते हैं, कोई मान सकता है भगवान नहीं है। कोई सिद्धांत मान सकता है, मतलब कोई मत है, कोई सिद्धांत है ना? उसको मान सकते हैं या न भी मान सकते हैं। तो ये क्या है आपको विश्वास की स्वतंत्रता है। जैसे कि बहुत लोग मानता है भगवान है, कुछ लोग मानता है भगवान नहीं है। तो ये आपका मानने के ऊपर है। ठीक ना? अगला क्या है कि आप कोई भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, कोई भी धर्म। मतलब हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, कोई भी धर्म मान सकते हैं। या आप कोई धर्म को न भी मान सकते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। धर्म को मान भी सकते हैं या न भी मान सकते हैं। आस्तिक भी आप हो सकते हैं, नास्तिक भी हो सकते हैं। इसके लिए क्या पूरा-पूरा क्या आपको आज़ादी है। ठीक है? धर्म की स्वतंत्रता आपको समझ में आ गया। अब है उपासना, उपासना मतलब क्या हो गया? उपासना मतलब ये हो गया कि आप अपने धर्म के तरीका से क्या कर सकते हैं, पूजा-पाठ कर सकते हैं। जैसे हिंदू धर्म में क्या होता है, ऐसे करके पूजा किया जाता है, पूरब साइड से हमारे यहाँ शुद्ध माना जाता है हिंदू धर्म में। मुस्लिम धर्म में क्या होता है कि मक्का की ओर, पश्चिम साइड में क्या है, आपको हाथ खोल करके क्या है, आपको पूजा किया जाता है, ठीक है? तो मतलब हिंदू धर्म में क्या होता है, टीका लगाया जाता है, सिख धर्म में क्या है, आपको इस मतलब लगाया जाता है, क्या उसको बोलते हैं? मुरेठा टाइप का बाँधते हैं, ठीक है ना? तो मतलब क्या है कि आप जो है अपने धर्म को अपने तरीके से क्या कर सकते हैं, पूजा-पाठ कर सकते हैं। ये क्या हो गया उपासना की स्वतंत्रता। बोलिए, विचार कोई भी दिमाग में विचार आ सकता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, सोच सकते हैं। उसको व्यक्त भी कर सकते हैं संविधान के दायरा में रह कर के। आप विश्वास कोई सी चीज़ मानने के लिए स्वतंत्र है, मानिए या ना मानिए, है ना? अपने धर्म को उसका प्रचार करने का, है ना? पूरा आपको स्वतंत्रता है, ठीक है ना? अगला क्या है उपासना, मतलब कि धार्मिक तौर तरीका से क्या है आप उसको हम पूजा-पाठ भी कर सकते हैं। तो मतलब क्या हो गया 5 तरह के आपको क्या हो गया आपको स्वतंत्रता है। तो अगला क्या है कि हमारे यहाँ 2 तरह के समता की बात बोलता है। एक तो क्या है प्रतिष्ठा और एक है अवसर, एक क्या है समानता। समता या समानता को बोलते हैं अंग्रेजी में इक्वलिटी। मतलब क्या हो गया? यहाँ पे देखिए दिल है इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्च्युनिटी एंड टू प्रमोट अमंग और क्या बोलता है? इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्च्युनिटी मतलब बोलता है क्या? कि प्रतिष्ठा और अवसर की समता क्या है, लोगों में प्रोवाइड किया जाएगा। प्रतिष्ठा और अवसर की समता का मतलब क्या हो गया? देखिए, प्रतिष्ठा मतलब क्या हो गया कि चाहे आप अमीर हो, चाहे क्या हो गरीब हो, चाहे उच्च वर्ग हो, चाहे निम्न वर्ग हो, सबको क्या है आपको समान क्या है प्रतिष्ठा है समाज में। सबको क्या है आपको समान क्या है प्रतिष्ठा है। ऐसा नहीं है कि आपको क्या है मतलब कि समाज के आप निचला वर्ग के हैं तो आपको अपमान के जीवन जीना है, ऐसा नहीं है। सबके लिए क्या है आपको इक्वल क्या है सोसाइटी में क्या स्टेटस है और सब क्या है सही तरीका से जी सकते हैं। तो क्या हो गया आपको इक्वल स्टेटस है। अपॉर्च्युनिटी का मतलब क्या हो गया? अवसर की समता का मतलब क्या हो गया? कि अब क्या है कि जीवन जीने के लिए आपको अवसर मिलेगा, शिक्षा में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, शिक्षा में, एजुकेशन में, है ना? आपको रोज़गार में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। मतलब कि शिक्षा में, रोज़गार में या जीवन के और भी क्षेत्र में जो है ना, आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मतलब इक्वल क्या है अपॉर्च्युनिटी मिलेगा ताकि आप भी आगे बढ़ सकें। इसलिए देखते हैं क्या सरकार क्या है, गरीब लोगों को या समाज में जो पिछड़े रह गए हैं, उनको क्या रिज़र्वेशन या आरक्षण देकर क्या है उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करती है। तो ये क्या हो गया आपको क्या हो गया कि अवसर के क्या मिलेगा आपको समता मिलेगा। अवसर की समता या समानता मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्या बोलता है, तो उन सभी में क्या है तो समता हमारे यहाँ कितना तरह का 2 तरह का समता कितना 2 एक तो प्रतिष्ठा की समता है, एक क्या है अवसर की समता या समानता है। अगला क्या है, उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। अब यहाँ पर देखिए क्या व्यक्ति की गरिमा मतलब क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में क्या होता है प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में क्या होता है सम्मान के पात्र होता है। प्रत्येक व्यक्ति क्या बोले अपने आप में क्या होता है सम्मान का पात्र होता है। मतलब कि आपको जो है व्यक्ति के साथ
आपको उसको मतलब ये वो जो प्रतिष्ठा बोले ना उसी में बोल सकते हैं क्या कि यहाँ पर है भारतीय गरिमा। मतलब कि छोटा या ऊँच है या निम्न है, उसके आधार पे क्या है कोई भेदभाव साथ आपके साथ ना करे क्या है, आपकी गरिमा का ध्यान रखा जाएगा। महिला है, तो इन्हें पता चला कि महिला है तो उन्हें जा रहा है तो कोई कमेंट कर रहा है, कुछ कर रहा है, उसको छेड़खानी वगैरह कर रहा है ना? तो ये क्या है, उससे क्या होता है एक महिला होने के नाते तुम्हारा गरिमा क्या होता है, उल्लंघन होता है। आप जा रहे हैं केकरो हम जा रहे हैं, केकरो गाली दे रहे हैं या हमरा कोई गाली दे रहा है, सब क्या है, ये चीज़ नहीं है। इसमें क्या है कि व्यक्ति गरिमा क्या है, सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा ताकि सबको क्या है, आपको जो बोल सकते हैं कि गरिमापूर्ण क्या जीवन जी सके। हाँ, आपने मतलब इसमें आगे पढ़िएगा ना तो देखिएगा कि जो प्रस्तावना में जो चीज़ दिया गया ना, आगे आपको क्या है मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट के माध्यम से और साथ ही क्या है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उसके माध्यम से क्या है कि इन सारे चीज़ को क्या है साकार रूप देने का प्रयास किया जाएगा। हुँ, फंडामेंटल ड्यूटी भी रहता है, उसके माध्यम से क्या है कि सबको साकार रूप देने का प्रयास किया जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया बाबू? ठीक है ना? चलिए। अगला क्या है, एकता एकता मतलब क्या है कि पूरे राष्ट्र हमारा जो भारत है, पूरी जो भारत हमारा है, ये जो भारत है, पूरे भारत क्या है आपको एक है। एकता कहाँ चल गया पिक्चर बाबू? ल पिक्चर में तो कहीं तो भाग गया हो। मतलब हमारा जो भारत है ना बाबू, क्या बोले जो भारत हमारा है, यहाँ पर ये जो भारत है, ये पूरे भारत क्या एक है, क्या है? एक है। पूरे भारत की एकता को स्थापित करने का हमारे यहाँ क्या प्रयास किया गया ताकि देश हमारा टूटे ना, देश हमारा क्या हो वो टूटे ना। एकता और अखंडता का ध्यान रखा जाएगा ताकि देश हमारा टूटे ना। ऐसा कोई भी हम काम नहीं करेंगे जिससे क्या है देश का एकता और अखंडता पे क्या हो बोल सकते हैं कुठाराघात हो, ठीक है? लेकिन कई बार क्या है कि कई सारा पॉलिटिकल पार्टी हमारा देखते हैं ना, देखिए हमारे यहाँ जानते हैं ऐसा-ऐसा विचारधारा के लोग मतलब देश में आ जाते हैं ना, वो देश को तोड़ने का काम करते हैं। जैसे बताते हैं, कोई अगर बोलता है क्योंकि हमारा जानते हैं देश का भूगोल समझिएगा, एकदम अलग-अलग तरह के है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि 2 कोस पर बोली और 2 कोस पर क्या होता है पानी बदल जाता है। और सबको क्या है साथ रखना, इतना बड़ा विविधता भरा देश है, इतना बड़ा, है ना? कहीं के लोग अलग तरह के दिखाई देते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट के लोग क्या अलग तरह का दिखाई देता है। उनको जब मेनलैंड इंडिया में आते हैं तो चाइनीज़ कह के लोग पनकाता है। उनके अंदर में क्या आएगा? उनको अंदर अलगाव की भावना आएगा कि नहीं? कोई बोलता है कि हम हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे, कोई बोलता है कि हम मुस्लिम राष्ट्र घोषित करेंगे, कोई बोलता है सिख राष्ट्र घोषित करेंगे। तो इससे देश में क्या होगा? नफ़रत क्या होगा? नफ़रत बढ़ेगा। और वो लोग क्या देश के दुश्मन, ये लोग क्या देश का आपको बोल सकते हैं दुश्मन है। जो बोलते हैं ना देशद्रोह, तो ये सब क्या है देशद्रोही हैं, देशद्रोही हैं। लेकिन क्या कीजिएगा? आइए, अलग-अलग तरह के विचार के लोग हैं यहाँ पर, आइए। तो मतलब क्या बोले यहाँ पे ये बोले हुँ, कहाँ चला गया? हुँ, कि हम ऐसा कोई भी काम नहीं कर रहे जिससे देश की एकता और अखंडता क्या हो, आपको उसमें अड़चन आए। तो एकता और अखंडता सुनिश्चित करने का प्रयास करना है। और जब देश में एकता और अखंडता सुनिश्चित करना करने का प्रयास करना है, तो सबके अंदर क्या है बंधुता, बंधुता मतलब क्या होता है भाईचारा उसके अंदर डालने का प्रयास करना। भाईचारा कैसे होगा? सब जब इक्वल रूप से क्या करेंगे विकास करेंगे, है ना? सबके बीच प्रेम होगा, सबके अंदर क्या होगा भाईचारा मतलब क्या होता है? सबके बीच प्रेम हो, प्रेम कब होगा? जब सबको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, सबको जब लगेगा कि देश हमारा है और देश को आगे ले जाने में क्या हमारी भी भूमिका उतना ही महत्व दिया जा रहा है, जितने कि दूसरे लोगों को दिया जा रहा है। तो अंदर उनके अंदर जो बोल सकते हैं देश के लिए क्या है मर-मिटने का भाव पैदा होगा। तो इसी को क्या बोलते हैं आपको बंधुता। बंधुता मतलब क्या है कि सबके बीच क्या होगा प्रेम होगा, भाईचारा होगा, ठीक ना? तो ये क्या हो गया आपको बंधुता हो गया। जब ये हो जाएगा तो देश हमारा क्या हो जाएगा बढ़िया हो जाएगा। और फिर बोलता है आगे बोलता है कि संविधान सभा में आज जो है 26 नवंबर 1949 को क्या है आपको इस संविधान को क्या करते हैं अपनाते हैं। क्या करते हैं इसको अधिनियमित करते हैं, अंगीकृत करते हैं। तो हमको संविधान को कौन अंगीकृत किया है? तो संविधान सभा द्वारा पूछेगा संविधान को किसके द्वारा अंगीकृत किया गया है? तो संविधान सभा द्वारा। और संविधान लागू होने का तिथि क्या है? देखिए, संविधान को पूछेगा कि अधिनियमित कब किया गया? अधिनियमित कब किया गया है? तो ये कब किया गया है इसको बाबू? अपनाया कब गया है? अपनाया कब गया है? तो कब आपको 26 नवंबर 1949 इस संविधान को क्या आपको अपनाया गया है। लेकिन संविधान पूछिएगा लागू कब हुआ? संविधान आपको लागू कब हुआ है? तो ये लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को। ये संविधान हमारा क्या हुआ है? लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को। संविधान को अधिनियमित कब किए हैं? तो कब आपको 26 नवंबर 1949 को आपको किए हैं। इतना तक कि आपको ध्यान होना चाहिए। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो सारा शब्द का अर्थ का कि आपको समझा दिए। सारा शब्द का अर्थ का कि आपको समझा दिए। अब कुछ और पॉइंट आपको रह गया उसको भी क्या करते हैं समझा देते हैं।
अब हम बात करें जो प्रिएम्बल की बात करते हैं, जो हमने संविधान का जो प्रस्तावना अपनाया है, संविधान का जो हमने प्रस्तावना की बात करते हैं, ये जो प्रस्तावना जो हमने अपनाया, तो ये प्रस्तावना का विचार जो है, ये कहाँ से बोल सकते हैं हमारे संविधान में आया है? तो याद कीजिए आपको बताए थे कि संविधान का 13 दिसंबर क्या बोला आपको 13 दिसंबर 1946 को क्या है संविधान सभा का जब मीटिंग हो रहा था, तब यहाँ पर क्या है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन लाया गया था। उसी को बोलते हैं क्या? आपको उद्देश्य प्रस्ताव। क्या आपको? उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था, उद्देश्य प्रस्ताव। ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन लाया गया था। ये लाया गया था 13 दिसंबर 1946 को, लेकिन ये पारित कब हुआ था? ये पारित हुआ था 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ था? आपको पारित हुआ था। 22 जनवरी 1947 को आपको पारित हुआ था। यही ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन बाद में क्या है कि भारतीय संविधान का क्या करता है? प्रस्तावना का रूप लेता है। लेकिन अब क्वेश्चन पूछेगा, प्रस्तावना का हमको प्रेरणा कहाँ से मिला है कि हम भी अपने संविधान में क्या बोलता है प्रस्तावना डालें? मतलब क्या है? संविधान में जो है कवर में इस तरह से चीज़ डालें। तो सर्वप्रथम देखा गया कि जो अमेरिका था, अमेरिका, जो इंग्लैंड से आज़ाद हुआ था अमेरिका, तो अमेरिका ने क्या किया था सर्वप्रथम प्रस्तावना को अपने संविधान में डाला था। नहीं होता है कि हम लोग कहीं-कहीं देखें कि हमको अपना घर में मकान बनाना है, तो कहीं पर जा कर के हम देखें कि भाई कि नहीं होता कि कहीं मोटरसाइकिल से जा रहे थे, किसी का घर बड़ा बढ़िया लग गया, तो देखे, देख के कहा कि ये कि बड़ा एकदम ज़बरदस्त लग रहा है, डिज़ाइन ज़बरदस्त लग रहा है। तो उसी तरह से हम क्या करते हैं अपना घर में आके बनाते हैं, ठीक ना? लेकिन हो सकता है कि हम पेंट वाला पसंद आया था, पेंट किसी और से प्रेरणा लेके बना लेंगे। तो यहाँ पर समझना क्या है, पूछेगा प्रस्तावना का प्रेरणा कहाँ से मिला है? तो अमेरिका से। या प्रस्तावना हमने कौन देश के संविधान से लिया है? तो अमेरिका से। जिससे हमारा प्रस्तावना शुरू होता है वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो इसी अमेरिका के प्रस्तावना शुरू होता है हम अमेरिका के लोग, वी द पीपुल ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग शुरू होता है। ऐसे ही हमारा भी शुरू होता है। प्रेरणा हमको यहाँ से मिला है, अमेरिका से। लेकिन पूछा है कि इसका जो भाषा, इसका लैंग्वेज है, इसका लैंग्वेज हमने अमेरिका से नहीं, संविधान के से नहीं लिया है। इसका लिखने का जो लैंग्वेज है, किस तरह से लिखेंगे, यह हमने कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से। क्या आपको? ऑस्ट्रेलिया से। जब क्वेश्चन पूछता है कि प्रस्तावना का प्रेरणा कहाँ से लिया है या प्रस्तावना अपनाया कहाँ से, कौन देश से है? तो अमेरिका से। और जबकि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से, तो कहाँ से आपको? ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। यहाँ तो कोई आपको दिक्कत नहीं। अब आइए, अब आते हैं कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं? प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है कि नहीं? इस संविधान का क्या बोले आपको भाग है या नहीं? ये क्वेश्चन गया कई बार, है या नहीं? देखिए, ये बेसिकली क्या है, संविधान में कोई भी चीज़ को लेकर क्या है, आपको वाद-विवाद होता है, तो संविधान का अंतिम व्याख्या करने का अधिकार किसे? ये क्वेश्चन पूछेगा। तो संविधान का अंतिम व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय। किसके पास है आपको? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय बोलिए या तो उच्चतम न्यायालय। क्या बोलिए? उच्चतम न्यायालय बोलिए। या तो आप सुप्रीम कोर्ट बोलिए, सुप्रीम कोर्ट बोलिए, इसके पास है। तो इसके पास क्या है? कई केस गए, इसके पास क्या? कई केस गया। तो सब केस तो नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी कई बार क्या है सजाने के लिए पूछ दिया है 1-2 बार एग्ज़ाम में, तो हम 3-4 केस बताते हैं। लेकिन जो मेन रहेगा आपको केशवानंद भारती, उस पर क्या करना है आपको ज़्यादा क्या करना है आपको फ़ोकस करना। उस पर क्या करना है आपको ज़्यादा क्या करना है आपको फ़ोकस करना है, ठीक है ना? चलिए। तो सबसे पहले जानते हैं क्या है? सबसे पहले बात करते हैं, एक तो क्या 1954 की बात है। ये मदन गोपाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस गया। देखिए इसका मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए एक बार हुआ था कि कन्हैया कुमार के ऊपर देशद्रोह केस दर्ज हो गया था। तो जो केस में जो निर्णय आएगा उस केस को बोलेंगे कन्हैया कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कन्हैया कन्हैया कुमार बनाम भारत सरकार, ऐसे करके केस को क्या करते हैं? नाम देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया कि मदन गोपाल केस आया। तो इसमें क्या बोल दिया इन्होंने, क्या बोला, इससे क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा गया है। क्या बोलता है? आपको बेरुवाड़ी से क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन इससे आज तक क्वेश्चन आपको नहीं पूछा गया। लेकिन फिर भी बताते हैं, इसमें क्या बोला कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग आपको नहीं है। संविधान प्रस्तावना का भाग आपको नहीं है। नहीं है। अब संसद वगैरह या विधायिका वगैरह इसमें क्या कर सकता है? कुछ बदलाव वगैरह भी आपको क्या कर सकता है? नहीं कर सकता। इसमें एक चीज़ खाली बोला कि अगर क्या संविधान के क्या कोई अस्पष्ट चीज़ है, जहाँ पर समझ में नहीं आ रहा, तो
प्रस्तावना के माध्यम से क्या है कि आपको संविधान का व्याख्या किया जा सकता है। संविधान का कोई प्रावधान को समझ में नहीं आ रहा है, प्रस्तावना से मैच करके क्या है व्याख्या किया जा सकता है। ये केस हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है 1900 बाबू 60, एक 1967, एक 1973, ये लैंडमार्क है। एक 1994, एक 1900 बाबू 95, ये पूछेगा। ये सबसे महत्वपूर्ण आपको 1973 वाला, लेकिन फिर 1960 वाला की बात करते हैं। ये है क्या, बेरुवाड़ी, क्या आपको बेरुवाड़ी केस, बेरुवाड़ी केस है। आई क्या है, गोलकनाथ, क्या आपको गोलकनाथ, गोलकनाथ केस है। अगर एग्जाम में करवाइएगा तो याद करने का तरीका बताते हैं। देखिए बाग बगीचा होता है ना, बाग बगीचा, तब बाग बगीचा। तो आपको 60 67 याद रहेगा, लेकिन केसवा याद नहीं रहेगा। तो याद करने का तरीका क्या है, बाग, बा से क्या हो गया, पहले आएगा बेरूबाड़ी, और तब ग से क्या आएगा, गोपाल वाला आएगा। बेरूबाड़ी केस में क्या बोला, बेरूबाड़ी जो आपका केस था उसमें क्या बोला गया कि देखिए जो संविधान निर्माण जो कर रहे थे, जो बोले कि जो संविधान का जो निर्माण आपको कर रहे थे, तो संविधान निर्माताओं का बोल सकते हैं मस्तिष्क का एक कुंजी था। क्या बोले, संविधान निर्माताओं का क्या है, आपको मस्तिष्क, क्या बोले आपको मस्तिष्क का क्या आपको एक कुंजी, क्या है आपको कुंजी है, मस्तिष्क क्या आपको कुंजी है, कुंजी की तरह ही काम कर रहा था। ठीक है ना, लेकिन क्या है, यह जो है संविधान का आपका भाग नहीं है, लेकिन प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। मतलब प्रस्तावना जो ऊपर वाला पेज है, ऊपर वाला जो पेज है, जो आपको दिखाए थे कुछ देर पहले, मैंने समझिए कि ये है, ई पेज है, तो ई बुक का भाग आपको नहीं बोल दिया, ठीक है ना। क्या बोला कि प्रस्तावना जो है ये आपको भाग आपको नहीं है, भाग आपको नहीं है। चूंकि भाग नहीं है, तो इसमें संसद जो है किसी तरह के आपको संशोधन भी आपको नहीं कर सकता, संशोधन भी नहीं कर सकता। भागे नहीं है, पार्टे नहीं है, संसद उसी में संशोधन कर सकती है जो आपको संविधान का भाग होगा। बाद में कौन आया, गोलकनाथ केस। ये बोला क्या है, ये बोला कि प्रस्तावना महत्वपूर्ण है, प्रस्तावना के महत्व को स्वीकारा, प्रस्तावना के महत्व को ये क्या किया, स्वीकारा। यहाँ बोला कि यह क्या है, आपको आत्मा की तरह काम करता है। प्रस्तावना बोला क्या, कि संविधान की आत्मा की तरह काम करता है, लेकिन साथ ही बोल दिया कि ये भी जो है आपको भाग आपको नहीं है, तो भाग नहीं है तो इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगली केस आया कि 1973 में, क्या ये बहुत महत्वपूर्ण है, केशवानंद, क्या आपको केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस आया, केशवानंद भारती केस आया, केशवानंद भारती केस आया। इसी को केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार बोलते हैं, इसी को केशवानंद भारती केस कहते हैं। ये केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार बोलते हैं। यहाँ संविधान में क्या एक आया कंसेप्ट, क्या, बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, या इसी को बोलते हैं मूल ढांचा, मूल ढांचा का सिद्धांत, मूल ढांचा का सिद्धांत। पूछे कौन केस से मूल ढांचा का सिद्धांत आया है, तो केशवानंद भारती बना केरल सरकार, या केशवानंद भारती केस 1973 का तत्व मूल ढांचा या संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट, ये आपको सिद्धांत आया है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, हम बिहार सीजीएल 2016 में दिए थे मेंस में, उसमें भी क्वेश्चन पूछ लेता, ठीक है ना, और भी कई एग्जाम में पूछा गया। इसका एक अलग चैप्टर भी लेकर के आएंगे, ठीक है ना। आइए, फिर समझ में आ गया। अब क्या है, इस संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या था, मोटा-मोटी समझ लिए कि बिल्डिंग मान ली कि हम किराए पर लिए हुए हैं। इसमें खिड़की वगैरह की बात करते हैं, खिड़की पेंट करना है ना? या इसमें टेबल कुर्सी पेंट करना है, या कुछ इसमें संशोधन करना है, तो इसको हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मकान मालिक खुश हो जाएगा कि बड़ा बढ़िया आप आदमी है, एकदम पूरा मकान के मत चमका दिए। लेकिन अगर इसमें क्या करें कि मुँह नोचवा लगा के हम नीचे वाला पिलरवा हटाना शुरू करें, तो मकान मालिक हटावे देगा? नहीं। मतलब वो जो पिलर है, वो क्या है, संविधान का क्या है, आपका बेस है। संविधान का बेस है, एक मूल चीज़ है। अगर पिलर को हटा दीजिएगा तो संविधान मतलब उसका कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। अगर कोई लड़की है, उसे सजाना है, क्या करना है, सजाना है, तो उसको समझिए कि एकदम पूरा बाल झाड़ दिए, लिपस्टिक लगा दिए, एकदम बलवा एकदम वैसे कर दिए, तो मतलब क्या है कि वो बहुत बढ़िया लड़की खुश रहेगी, लड़की और सुंदर हो जाएगी। लेकिन अब लड़की क्या बोलते हैं कि तू नकिया इन्हें से काट लो, इन्हें से क्या करो, नकिया काट लो, इन्हें से बलवा छील लो। तो बोलिए, तो फिर लड़की हुआ कहाँ जी? खत्म हो गया लड़की। मतलब लड़की का जो मूल चीज़ है वही गायब हो गया। समझ में गए ना? तो सेम चीज़ समझना क्या है कि संविधान में कुछ बेसिक चीज़ होता है। संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में मूल संविधान में वर्णन नहीं था, क्लियर रखिएगा। क्या बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में मूल संविधान में वर्णन था? नहीं। यह संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का केस जो है, बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत आया है 1973 में केशवानंद भारती केस से। और संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, क्या नहीं होगा, यह कौन डिसाइड करता है? तो यह सुप्रीम कोर्ट ही क्या करता है, डिसाइड करता है। तो उसमें क्या बोल दिया कि प्रस्तावना जो है, ये प्रस्तावना क्या बोला कि प्रस्तावना जो है
प्रस्तावना जो है ये संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। संविधान है कि आपको बेसिक स्ट्रक्चर का भाग है। मतलब प्रस्तावना क्या है? संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का क्या पार्ट है, बेसिक स्ट्रक्चर पार्ट है। और फाइनली यह निर्णय हो गया कि जो प्रस्तावना है यह क्या है? संविधान है कि आपको भाग है। चूंकि संविधान का भाग है तो इसमें क्या कर सकते हैं? संशोधन भी किया जा सकता है। इसी का इस्तेमाल करके क्या है कि एक बार संशोधन किया गया है। 42वें संविधान संशोधन 1973 के तहत 3 शब्द को जोड़ा गया। क्या क्या जोड़ा गया आपको? क्या जोड़ा गया आपको? पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता, 3 शब्द को जोड़ा गया। 3 शब्द यहाँ पर आपको जोड़ा गया, ठीक है? इसमें ये भी चीज़ बोला गया है, संशोधन तो किया जा सकता है, लेकिन इसमें नकारात्मक नकारात्मक संशोधन नहीं किया जा सकता है। मतलब बिल्डिंग में तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन बिल्डिंग बिल्डिंग का पिलर नहीं चेंज कीजिएगा। बिल्डिंग का जब पिलर चेंज कर दीजिएगा, तो बिल्डिंग का फिर बिल्डिंग रह कहाँ गया वो? ऐसे क्या है कि जो हमारा ये जो चीज़ दिखाई दे रहा है, ये जो चीज़ आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये चीज़ दिखाई दे रहा है, इसमें क्या है कि देश को और मजबूत करने वाला प्रावधान को इसमें क्या इसमें डाल सकते हैं। देखिए इसमें अगर ये जोड़ना है कि हिंदू राष्ट्र हो गया, कल से मुस्लिम राष्ट्र हो गया, कल से खालिस्तान राष्ट्र हो गया, कल से क्या कुछ पाकिस्तान राष्ट्र मतलब कुछ और सब जोड़ते हैं, तो वो क्या देश के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि देश में इसमें क्या होगा, नफरत फैल जाएगा। जब देश के लोग ही आपस में नफरत से भर जाएंगे तो देश मजबूत नहीं होगा। इसमें नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकते हैं, पॉजिटिव संशोधन किया जा सकता है देश को मजबूत बनाने के लिए, ठीक है ना? आइए, वही चीज यहाँ पर लिखा गया है। हाँ, चल गया, ये समझ में आ गया। अब 1994 की बात करते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि आपको ये है क्या है, एएसआर बॉम्बे केस, एएसआर बॉम्बे केस, बॉम्बे केस, एएसआर बॉम्बे केस कब आया आपको? 1994 में आया। तब देखिए इसमें जब पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष शब्द को जोड़ा जोड़ा गया, तो जो बोल सकते हैं जो कट्टर हिंदू टाइप के थे, वो बोले कि नहीं, तो हिंदू क्या है कि इंदिरा गांधी सरकार द्वारा जानबूझ के उसको क्या किया है, डाल दिया गया है। हम भारत में क्या करें, हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं, वो बाद में जोड़ा गया है। तो संविधान संशोधन कर करके अब फिर क्या करेंगे, हम हिंदू राष्ट्र क्या करेंगे, जोड़ सकते हैं। जैसे क्या है, बीजेपी गवर्नमेंट का या आरएस जो हमारे यहाँ जो प्रेशर ग्रुप है, उनका का नाम क्या है कि भारत को पाकिस्तान धर्म के नाम पे पाकिस्तान एक राष्ट्र बन गया। तो भारत में क्या है, धर्म के नाम पे हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, हिंदू राष्ट्र इसमें होना चाहिए। तो अब यहाँ पर क्या है, क्या इस संशोधन करके जोड़ा जा सकता है कि नहीं, है ना? तो एक केस यहाँ पर एसआर बॉम्बे केस, इसमें क्या बोला कि भले ही मूल संविधान में पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष या सेकुलर शब्द की चर्चा नहीं किया गया था, मानते हैं। लेकिन ओवरऑल जब संविधान का पढ़िएगा तो अनुच्छेद 25 से 28 आगे बताएंगे। अनुच्छेद क्या, 25 से 28 जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि यहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। प्रत्येक धर्म को अपने अनुसार क्या है, मतलब स्वतंत्रता उनको दिया गया है। तो अगर हिंदू राष्ट्र घोषित करना रहता भारत को, ये काहे ला डालता। तो इसका मतलब यहाँ पर ई केस में ये निर्णय आया कि जो प्रस्तावना संविधान का भाग तो है ही, और इसका जो पंथ निरपेक्ष है, क्या बोले आपको, पंथ निरपेक्षता है या जो धर्म निरपेक्षता है, इस संविधान का बोल सकते हैं क्या है, आपको मौलिक गुण है, मौलिक आपको है गुण है। अगर भुलाइएगा तो याद करने का तरीका बताते हैं। 1973 के इसमें क्या आया, मूल ढांचा का सिद्धांत आपको आ गया, उसमें पंथ निरपेक्ष शब्द को कहा। देखिए ये 1973 में आया ना ये बात। अब इसमें बाद में क्या है कि 42 नंबर के संशोधन किया गया था 1976 में, 3 साल के बाद किया गया था। इसी के तहत पंथ निरपेक्ष अब धर्म निरपेक्षता जोड़ा गया। तो अब इसका कई लोग आलोचना भी करेंगे। अब वहीं पर क्या है, एसआर बॉम्बे केस में निर्णय लिया गया कि पंथ निरपेक्षता जो है ना, इसको लेकर क्या है, ज्यादा हु हाउ करे की जरूरत नहीं है। पंथ निरपेक्षता संविधान का मौलिक लक्षण है। क्योंकि ओवरऑल देखिएगा तो हमारा संविधान में क्या मौलिक अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता क्यों दिया गया है? सभी धर्म को बरोबर मानने क्यों माना गया है? मतलब यहाँ पे जो धार्मिक स्वतंत्रता दिया गया, इसका मतलब यही ना है कि सब धर्म बरोबर है, सब अपने अनुसार मानने के लिए स्वतंत्र है, अपने अनुसार आचरण व्यवहार करने के लिए स्वतंत्र, धर्म के अनुसार। तो यहाँ पर यही निर्णय हो गया कि पंथ निरपेक्षता संविधान का मौलिक गुण है। 1995 में क्या आया, ये आपको क्या है, एलआईसी केस, ये क्या है आपको, एलआईसी केस आया। इसमें क्या बोल दिया, तो प्रस्तावना भाग ही नहीं है, बल्कि क्या है, इंटीग्रल पार्ट। क्या बोले आपको, इंटीग्रल पार्ट है प्रस्तावना, क्या संविधान है, क्या आपको इंटीग्रल इंटीग्रल पार्ट है। इंटीग्रल पार्ट मतलब क्या होता है, अभिन्न अंग। जैसे कैसे बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर क्या है, भारत का अभिन्न अंग है, मतलब इसको हटाया नहीं जा सकता है, ये अभिन्न अंग है, ऐसा अंग जो क्या है उसको काटा नहीं जा सकता है। ऐसे यहाँ पर क्या बोल दिया कि क्या है, प्रस्तावना जो है संविधान का अभिन्न अंग है। तो बोलिए क्या क्या बोले बताएं। मदन गोपाल क्या बोल दिया कि भाग नहीं है, हमारा काम का नहीं है। 1960 में बेरूवाड़ी केस में क्या बोला कि मस्तिष्क का कुंजी, संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क का कुंजी है
लेकिन यह संविधान का भाग नहीं है, संशोधन नहीं किया जा सकता है। फिर क्या है कि 1967 में क्या बोला, गोपाल नाथ केस में क्या बोला, सॉरी गोलकनाथ केस में क्या बोला, इसके महत्व को तो स्वीकार किया कि प्रस्तावना भाई जरूरी है और ये आत्मा भी है, लेकिन यहाँ भाग आपको नहीं माना। 1973 है केशवानंद भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत आया और यहाँ पर मान लिया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन भी किया जा सकता है और संशोधन बाद में किया भी गया, लेकिन नकारात्मक संशोधन नेगेटिव इसमें अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता, पॉजिटिव अमेंडमेंट किया जा सकता है। फिर जब पंथ निरपेक्षता पर विवाद चल रहा था, तो एसआर बॉम्बे केस में क्या 1994 में बोल दिया कि पंथ निरपेक्षता क्या संविधान का मौलिक गुण है। फिर 1995 में क्या है, एलआईसी केस में आ गया कि इंटीग्रल पार्ट, प्रस्तावना क्या है संविधान का इंटीग्रल, इंटीग्रल क्या आपको पार्ट, इंटीग्रल क्या आपको पार्ट। यहाँ तक समझ में आ गया। जब समझ में आ गया तो अब क्या चलते हैं नोट्स पर, और नोट्स के अनुसार क्या करते हैं, एक चीज को बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। आइए, जो नोट्स में रहेगा उसके अनुसार क्या करते हैं, बताने का प्रयास करते हैं। कुछ नया पॉइंट रहेगा तो उसको भी समझा देंगे बाबू। हेलो, 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 साउंड एक बार देख लीजिएगा बाबू। चलिए, आइए, अगर बात करते हैं, प्रियम्बल की बात करते हैं। प्रस्तावना को उद्देश्य का भी कहा जाता है, क्योंकि उद्देश्य प्रस्ताव से जो नेहरू जी लाए थे उससे ही बना था, ठीक ना। तो उद्देश्य प्रस्ताव मतलब इसको उद्देश्य का ही बोलते हैं, इसी को प्रियम्बल, इसको प्रस्तावना, तीन नाम बोलते हैं। इसको संविधान के आमुख भी बोलते हैं। आमुख मतलब क्या होता है, कवर पेज बोलते हैं, है ना। इसको संविधान का परिचय पत्र बोलते हैं, संविधान के भूमिका बोलते हैं, इस संविधान का आत्मा बोलते हैं, संविधान का दर्शन बोलते हैं, या संविधान का सारांश बोलते हैं। इसको संविधान की आत्मा कहते हैं प्रस्तावना को। लेकिन भीमराव अंबेडकर ने किसको संविधान का आत्मा कहा है, तो अनुच्छेद 32 को कहा है संविधान की आत्मा और हृदय कहा, हार्ट एंड सोल कहा है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का उपबंध जो है किस देश के संविधान से किया गया है, तो अमेरिका संविधान से किया गया है। भारतीय संविधान के भारतीय संविधान के प्रस्तावना के प्रेरणा कहाँ से लिया गया, अमेरिकी संविधान से लिया गया है। जबकि प्रस्तावना का जो लैंग्वेज है, भाषा है, ये कहाँ से आपको, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से आपको लिया गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के समक्ष जो उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था 13 दिसंबर 1946 को, जो कि 22 जनवरी 1947 को ये पारित हुआ था। यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में क्या होता है, संविधान का प्रस्तावना क्या करता है आपको रूप, प्रस्तावना क्या करता है आपको रूप लेता है, ठीक है। चलिए, संविधान निर्माताओं के सिद्धांत और आदर्श को प्रस्तावना प्रदर्शित करता है। मतलब संविधान सभा, जो संविधान का निर्माण जो लोग कर रहे थे, उनका क्या सिद्धांत था, किस तरह के आइडिया या किस तरह के विचार से चल रहे थे, किस तरह के आदर्श स्थापित करना चाह रहे थे, वो हम कहाँ पर पता चलता है, प्रस्तावना देख करके। क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है, मतलब उनका दिमाग है या उनका जो बोल सकते हैं दर्शन जो है, कहाँ आपको दिखाई देता है, तो उद्देश्य और प्रस्तावना में। भारतीय संविधान निर्माताओं के दीर्घकालीन सपना या विचार या मस्तिष्क को कहाँ देख सकते हैं, मतलब दीर्घकाल में लंबे समय में क्या बनाना चाह रहे थे, है ना। उनका विचार क्या था, उनका दिमाग क्या था, किस तरह सोच से चल रहे थे, ये सब कहाँ दिखाई देता है, आपको प्रस्तावना में दिखाई देता है। प्रस्तावना के बारे में विभिन्न विद्वानों का विचार क्या क्या है, तो प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, कौन कहे, एन पालकी वाला, पालकी वाला, से परिचय पत्र कहे हैं। प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है, यह कौन कहे हैं, सर अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर कौन सी बोले हैं, प्रस्तावना क्या हमारे दीर्घकालीन सपनों का क्या आपको विचार है, यह कौन कहे हैं, तो ये कहे सर अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर।
जबकि वही बात करते हैं कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, संविधान की आपको आत्मा है, संविधान की कुंजी है, क्या आपको कुंजी है? यही मेन पूछता है, संविधान की कुंजी है। ये कौन कहा है? तो आपको पंडित ठाकुरदास भार्गव। उद्देश्य हमारे सपनों और विचारों का प्रतिनिधित्व करता है। वही हो गया दीर्घकालीन सपनों का विचार है, उसी को क्वेश्चन फॉर्म में से पूछ देगा। तो सर अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। उद्देश्य हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली है या राजनीतिक कुंडली है। यह कौन कहा आपको? के एम मुंशी। कौन कहा है? के एम मुंशी कहे हैं। संविधान शरीर है और प्रस्तावना उसकी आत्मा है। प्रस्तावना आधारशिला है और संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है। मतलब बोल सकते हैं कि प्रस्तावना क्या है? आपको बेस है और संविधान उस पर क्या है? इमारत है। ये कौन कहे? तो सुभाष कश्यप। कौन कहे? सुभाष कश्यप कहे हैं। अब बात करते हैं प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, तो अलग अलग केस है। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1954 में केस आया था। इसमें क्या बोला कि प्रस्तावना संविधान का भाग आपको नहीं है। यह ना तो किसी शक्ति का स्रोत है और ना ही किसी प्रकार का क्या है शक्ति पर प्रतिबंध लगाता है। मतलब उसका भाग है नहीं, वो अलग से क्या है कि जोड़ा गया है बाद में। इस मामले में यह स्थापित किया गया कि प्रस्तावना स्वयं न्यायालय में क्या है सीधे परिवर्तनीय नहीं है, इनफोर्सेबल नहीं है। मतलब यहाँ पर ही बोला कि इसको जाकर क्या है आप न्यायालय में ही नहीं कह सकते हैं कि प्रस्तावना में जो चीज लिखा गया है वो आपको जनता को नहीं मिल रहा है, ये आप नहीं कह सकते हैं। और वर्तमान में भी यही है। ये जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना को जानते हैं क्या है कि अगर कोई चीज का समझने में दिक्कत है कोई प्रावधान को, तो वहाँ पर क्या है कि प्रस्तावना के हेल्प से उसी को समझाया जाता है। लेकिन प्रस्तावना क्या है संविधान का शक्ति का स्रोत भी नहीं है और उसके ऊपर प्रतिबंध भी आपको नहीं लगाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और साथ ही क्या है कि न्यायालय द्वारा इसको लागू भी नहीं किया जा सकता, वर्तमान में भी है। लेकिन अब मान लिया गया कि हाँ, अब जो ये संविधान का क्या भाग है। लेकिन यहाँ पर क्या माना गया था, प्रस्तावना संविधान का वो क्या भाग नहीं है। साथ ही न्यायालय में क्या है परिवर्तनीय नहीं, इन्फोर्सेबल भी आपको नहीं है। प्रस्तावना के आधार पर किसी स्वतंत्र कानूनी अधिकार का दावा करके कोई रिट जारी आपको नहीं करवाया जा सकता है। हालाँकि यहाँ पे बोला गया है कि संविधान के अनुच्छेद की व्याख्या करना है, या संविधान निर्माताओं का क्या मंशा था, क्या दिमाग में चल रहा था, उसको अगर समझना है, तो यह प्रस्तावना क्या है, मार्गदर्शक का काम करेगा। यहाँ पर बोला था 1954 में मदन गोपाल केस में बोला था। जबकि बेरूबाड़ी यूनियन केस की बात करते हैं 1960 में आया था। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने क्या घोषित किया कि प्रस्तावना संविधान के निर्माता के मस्तिष्क के लिए क्या आपको पूंजी है। लेकिन यह संविधान का भाग आपको नहीं है, इसलिए इस विधायिका इसमें संशोधन भी नहीं कर सकता है। फिर गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में क्या हुआ कि 1967 में हुआ, तो प्रस्तावना के महत्व को यहाँ स्वीकार किया गया। ये भी बोला गया कि प्रस्तावना क्या है संविधान की आत्मा की तरह है। लेकिन फिर यहाँ भी बोल दिया कि भाग आपको नहीं है, यहाँ भी बोल दिया भाग आपको नहीं है, ठीक ना। यहाँ बोला कि मौलिक अधिकार जो दिया गया उसको अगर समझना है, तो ये क्या है कि आत्मा की तरह काम करता है, लेकिन भाग ये भी नहीं माना। फाइनली बड़ी बहुत महत्वपूर्ण केस है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में, ठीक ना। सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया इसमें निर्णय में क्या किया, जो पहले के निर्णय थे उसको पलट दिया और यहाँ पर क्या बोल दिया कि उद्देश्य या प्रस्तावना क्या संविधान का क्या आपको पार्ट है, यह क्या आपको संविधान का भाग है। और चूंकि संविधान का भाग है, तो विधायिका क्या है, इसमें आपको संशोधन भी कर सकती है। इतना ही नहीं, इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ये भी बोल दिया कि संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर है। यहाँ पर क्या है एक और कंसेप्ट आया, संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर या मूल ढांचा का सिद्धांत का भी क्या है आपको आया, ठीक ना। तो क्वेश्चन पूछेगा कि किस केस से संविधान के मूल ढांचा का सिद्धांत आया है, तो केशवानंद भारती केस से। प्रस्तावना संविधान के मूल संरचना का भाग है या नहीं, तो हाँ भाई वर्तमान में क्या आपको है, वर्तमान में है। सर्वोच्च न्यायालय का शब्द की बात करते हैं, इसमें जानते हैं क्या हो गया, इसमें थोड़ा सा हेने हो गया है। अच्छा नहीं, ठीक जा रहा है, ठीक जा रहा है। हाँ, यहाँ पर क्या बोला, इस केस में क्या बोला गया था, जो संविधान का जो प्रस्तावना है, ठीक ना, यह बोल सकते हैं संविधान का पूरा जो हमारा ओवरऑल संविधान एक समझिए इमारत है, क्या आपको इमारत है, एक बिल्डिंग है। लेकिन बिल्डिंग क्या है, कौन तत्व पे खड़ा है, तो संविधान में जो चीज दिया गया है कि धर्मनिरपेक्षता है, एकता है, अखंडता है, भाईचारा है, ये सब जो दिया हुआ है, वो क्या है तत्व है, यही तत्व क्या है हमारा संविधान क्या आपको खड़ा है। मतलब वही बोला गया कि संविधान का जो प्रसाद है, इमारत है, उद्देश्य में वर्णित बुनियादी तत्वों पर क्या आपको खड़ा है। इसमें से किसी भी तत्व को अगर हटा दिया जाए, तो सारा ढांचा ही ढह जाएगा। मतलब अगर समाजवादी तत्व को हटा दीजिए, धर्मनिरपेक्षता तत्व को हटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, पूरा संविधान ही क्या हो जाएगा, आपको ढह जाएगा। अर्थात संविधान वह नहीं रह जाएगा, अपना व्यक्तित्व क्या करेगा, पहचान खो देगा। केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार संविधान के उद्देशिका का उपयोग संविधान के जो अस्पष्ट क्षेत्र की व्याख्या करने के लिए किया जा सकता है। मतलब कोई चीज संविधान में अंदर में समझ में नहीं आ रहा है,
प्रस्तावना के साथ में क्या कहते हैं उसको व्याख्या किया जाता है कि संविधान को जो प्रस्तावना में जो तत्व का वर्णन किया गया है, उस अनुसार उसका क्या किया जाता है व्याख्या करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हालाँकि प्रस्तावना संविधान का जो स्पष्ट प्रावधान ऑलरेडी है, जो बिल्कुल स्पष्ट आपको पता चल रहा है, उसको ये रद्द नहीं कर सकता, उसको ये आपको रद्द नहीं कर सकता है। ठीक है? अब आते हैं कि संशोधन इसमें किया जा सकता है प्रस्तावना में, लेकिन संशोधन क्या है मूल ढांचा को नष्ट और क्षति आपको नहीं पहुँचाए तब संशोधन किया जा सकता है। मतलब बोल सकते हैं अगर मूल ढांचा को नुकसान पहुँचाएगा, वैसा संशोधन नहीं किया जा सकता है। बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1994 केस क्या बोलता है? यह केस बोलता है, तुरस्का संविधान का भाग है और पंथनिरपेक्षता जो है संविधान का क्या मूल लक्षण है। एलआईसी केस 1995 में क्या बोला? कि सर्वोच्च न्यायालय ने यह बोला कि प्रस्तावना जो है संविधान का क्या इंटीग्रल पार्ट है, आंतरिक हिस्सा है। ये यहाँ पर है। बिरुवारी केस क्या बोला? कि संविधान प्रस्तावना का भाग नहीं है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। गोलकनाथ केस में क्या बोला? प्रस्तावना के महत्व को स्वीकार की आत्मा भी माना लेकिन भाग नहीं माना। केशवानंद भारती केस में क्या माना कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और यह मूल संरचना से क्या है संबंधित है। एसआर बॉम्बे केस में क्या बोला कि पंथनिरपेक्षता संविधान की मूल संरचना है। एलआईसी ऑफ इंडिया केस में क्या निर्णय आया कि प्रस्तावना संविधान का क्या इंटीग्रल पार्ट है। ठीक है, आइए वर्तमान में प्रस्तावना की स्थिति क्या है? यह प्रस्तावना जो है संविधान का क्या भाग है? संविधान के अन्य भागों के निर्वचन मतलब होता है व्याख्या करने में इसकी सहायता लिया जा सकता है। मतलब संविधान के जो अनुच्छेद या कहीं समझने में कहीं दिक्कत है, प्रस्तावना के हेल्प लेके उसे समझा जा सकता है। लेकिन स्वतंत्र होकर के उद्देश्य का कोई विधिक प्रभाव नहीं है। मतलब स्वतंत्र रूप से खाली प्रस्तावना कोई अपना कोई प्रभाव नहीं है। प्रस्तावना संविधान का भाग है, लेकिन संविधान को प्रस्तावना से कोई शक्ति प्राप्त होता है? नहीं। प्रस्तावना से संविधान को कोई शक्ति प्राप्त नहीं होता है। वर्तमान में प्रस्तावना में वर्तमान में प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया और इसमें संशोधन भी किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ सकारात्मक संशोधन किया जा सकता है, नकारात्मक संशोधन नहीं किया जा सकता है। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितना बार संशोधन हुआ है? तो एक बार संशोधन हो चुका है। और 21वां संविधान संशोधन किया गया था, तो 42 नंबर के संविधान संशोधन किया गया था। कब? 1976 में किया गया था। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उसमें कितना शब्द जोड़ा गया था? 3 शब्द जोड़ा गया। एक शब्द को बोला गया क्या? समाजवादी, मतलब क्या? सोशलिस्ट। अगला क्या? सेकुलर, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया। हालांकि धर्मनिरपेक्ष शब्द हिंदी में नहीं दिया गया है, लेकिन पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष को एक ही रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और एक क्या आपको? अखंडता। तो अखंडता, पंथ निरपेक्ष और क्या समाजवादी शब्द को आपको जोड़ा गया। ठीक है ना? चलिए, संशोधन के समय केंद्र में किस पार्टी की सरकार था? तो कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। और अ, प्रस्तावना को क्या बोलते हैं कि यह गैर न्यायोचित है, नॉन क्या बोलते हैं? नॉन जस्टिसिएबल है। मतलब ये आप बोल सकते हैं इसके आधार पर आप सीधे न्यायालय में इसको लागू करने के लिए आप नहीं जा सकते हैं। प्रस्तावना ना तो विधायिका का शक्ति का स्रोत है और ना ही उसकी शक्तियों पर कोई प्रतिबंध आपको लगाता है। समझ में आ गया? एक चीज और ध्यान रखिएगा कि 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहते हैं, क्योंकि इसके तहत कई सारा प्रावधान को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तो इसको छोटा संविधान, लघु संविधान या मिनी संविधान में 42वां संविधान संशोधन को कहा जाता है। ये आगे जब संशोधन बताएंगे तो यहाँ पर और चर्चा कर देंगे। अब आइए प्रस्तावना की विषय वस्तु। यही तो बहुबतैली है कि हम भारत के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर के इसको संविधान सभा ने क्या किया? 26 नवंबर 1949 को क्या किया? अंकित किया, अधिनियमित किया और क्या किया? आत्मार्पित किया है। तो देखिए यहाँ पर सबका अर्थ बताया गया है। सब क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत एक सॉवरेन देश है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? तो हम भारत के लोग, इसका मतलब क्या है कि संविधान में अंतिम शक्ति का सोर्स कौन है? भारत की जनता है। भारत किसी राजा, संसद या भारत के संविधान जो है किसी राजा ने नहीं बनाया है, किसी संसद ने नहीं बनाया है, कोई विदेशी शक्ति नहीं बनाया है, बल्कि भारत के जनता के जो प्रतिनिधि है वो क्या किए? आपको बनाए हैं। भारत में एक क्वेश्चन पूछेगा, भारत में लोकप्रिय संप्रभुता, इसका मतलब क्या है? भारत में क्या है? पॉपुलर सोवरेनिटी है। लोकप्रिय संप्रभुता इसका मतलब यह है कि जो अंतिम शक्ति क्या है? लोक मतलब क्या है? जनता में है। मतलब कि जनता क्या है? सर्वशक्तिमान है और उसे किसी बाह्य सत्ता के अधीन जनता आपको नहीं है। संविधान के शक्ति का सोर्स कौन है? भारत की जनता है। हम भारत के लोग
हम भारत के लोग क्या बताता है कि भारत में क्या है, लोकप्रिय संप्रभुता है। मतलब भारत के लोग क्या है, आपको बोल सकते हैं क्या है, शक्ति का सोर्स है। ये क्वेश्चन पूछा गया है एक बार, देखिए क्या कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता या लोकप्रिय संप्रभुता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोक शब्द से। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या आता है, सोवरन का मतलब क्या हो गया, वो तो क्या हो गया, हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया का वो हो गया। ये जो अर्थ बताएं, वी द पीपुल ऑफ इंडिया के बारे में बताएं कि हम भारत के लोग, मतलब कि भारत के संविधान का सोर्स कौन है, भारत के लोग हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब क्या होता है कि भारत आंतरिक और बाह्य दोनों दृष्टि से पूरी तरीके से स्वतंत्र है। भारत तो किसी अन्य देश या संगठन के अधीन नहीं है। भारत अपने कानून स्वयं बना सकता है और अपनी विदेश नीति स्वयं निर्धारित कर सकता है। भारत को किसी देश से अनुमति लेकर कानून नहीं बनाना पड़ता है। भारत भले संयुक्त राष्ट्र या अन्य संगठन का सदस्य है, लेकिन उसके अधीन आपको नहीं है। आइए, समाजवादी सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है कि सभी नागरिकों के लिए सामाजिक और आर्थिक न्याय सरकार सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी। आय और संपत्ति, इनकम और जो प्रॉपर्टी का जो इनइक्विटी है, जो असमानता है, उसको कम करने का प्रयास किया जाएगा। मतलब सबको इक्वल लाने का प्रयास किया जाएगा। समाज एक कमजोर वर्गों का कल्याण के लिए सरकार आपको प्रयास करेगी। समाजवादी शब्द भी मूल संविधान में नहीं था, इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत आपको जोड़ा गया है। भारत में समाजवाद कैसा है, लोकतांत्रिक समाजवाद, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को अपनाया है। भारत में निजी संपत्ति को समाप्त नहीं किया गया है। और और साथ ही क्या है कि सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र क्या है, साथ ही साथ रहता है। इसलिए भारत क्या है, आपको मिक्स इकोनॉमी है, या मिश्रित क्या है, आपको अर्थव्यवस्था है। पंथ निरपेक्षता और धर्मनिरपेक्षता, इसको भी बाद में जोड़ा गया है। भारत का पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर का मतलब है कि भारत का कोई अपना राज धर्म नहीं है, स्टेट रिलीजन नहीं है। सभी धर्म के प्रति क्या है, समान व्यवहार सरकार करेगी, और सभी धर्म को समान सम्मान और समान रूप से संरक्षण देने का प्रयास करेगी सरकार। नागरिक किसी भी धर्म को मान सकते हैं, बदल सकते हैं, या कोई धर्म न भी मान सकते हैं। धर्मनिरपेक्षता शब्द को ही 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया है। कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है, तो भारत के संविधान की प्रस्तावना भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। लोकतांत्रिक मतलब क्या हो गया, लोकतांत्रिक मतलब ये है कि जनता ही शासन है, क्या वास्तविक क्या आपको मालिक है, जनता ही क्या आपको है मालिक है। जनता अपने प्रतिनिधि का चुनाव करता है ना, और सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। और भारत में लोकतंत्र के आधार क्या है, तो ये लोकतंत्र वाला चैप्टर में बतले हैं कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार है, सबको वोट देने का अधिकार है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव होता है। बहुदलीय व्यवस्था है, कई सारे हमारे यहाँ क्या पॉलिटिकल पार्टी है। और रूल ऑफ लॉ है, कानून प्रजर में सबको क्या आपको समान है। गणराज्य का मतलब क्या है, रिपब्लिक। देश का सर्वोच्च पद जो राष्ट्रपति होता है, ये वंशानुगत नहीं होता है। राष्ट्रपति जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा क्या होता है, आपको चुना जाता है। ध्यान रखिए, राजतंत्र में राजा वंशानुगत होता है, जबकि गणराज्य में क्या होता है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस का मतलब क्या होता है, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। किसी के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म इत्यादि के आधार पर समाज में कोई भी भेदभाव आपको नहीं होगा, उसको भेदभाव को समाप्त किया जाएगा। और सभी नागरिकों को समान सामाजिक क्या है, आपको बोल सकते हैं सम्मान मिलेगा। जैसे हमारे यहाँ अनुच्छेद 17 के तहत क्या है, भेदभाव होता था, तो इसको समाप्त कर दिया गया है, ठीक ना। सबको समान अवसर वगैरह भी दिया जाता है, तो यही सामाजिक न्याय है। आर्थिक न्याय का मतलब क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान पूर्वक, मतलब प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान जीवन जीने के लिए उनको आर्थिक अवसर उपलब्ध कराया जाएगा। कोई अत्यधिक गरीब नहीं रहेगा, है ना, उनको असमानता जो है उसको समाप्त किया जाएगा। और उनको भी क्या है, आपको बोल सकते हैं इकोनॉमिक पावर दिया जाएगा। जैसे देखते हैं क्या है कि मजदूर को न्यूनतम मजदूरी तय कर दिया गया है। कई सारे हमारे यहाँ रोजगार की योजनाएं चलती है। गरीब के कल्याण के लिए कई सारे हमारे क्या होता है, योजनाएं वगैरह चलता है। तो क्या आर्थिक न्याय देने का क्या आपको प्रयास है। जबकि राजनीतिक न्याय में क्या होता है कि प्रत्येक नागरिक को राजनीति में समान भागीदारी करने का अवसर मिलता है। जैसे सबको मतदान का अधिकार है, एक व्यक्ति एक मत है, सभी के लिए क्या है, मत का मूल्य बराबर है। चुनाव लड़ने का अधिकार है, अगर आपके अंदर योग्यता है तो चुनाव लड़ सकते हैं। राजनीतिक दल बना सकते हैं, या कोई भी संगठन अब बना सकते हैं। आतंकवादी संगठन नहीं बना सकते हैं, ध्यान रखिएगा। विचार की स्वतंत्रता मतलब क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से कुछ भी सोच सकता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब क्या है, अपने विचार को बोलकर, लिखकर या अन्य माध्यमों से क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। भाषण दे सकते हैं, लेख लिख सकते हैं, सोशल मीडिया पर अपनी राय रख सकते हैं, है ना, गाना गा सकते हैं। चलिए, विश्वास की स्वतंत्रता मतलब क्या होता है, किसी भी विचार, सिद्धांत या मत में आप विश्वास रखने की स्वतंत्रता है। मतलब कोई विचार को मान सकते हैं, ना मान सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है।
धार्मिक स्वतंत्रता मतलब क्या होता है? लिबर्टी ऑफ फेथ या रिलीजन मतलब क्या है? किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसको अपना सकते हैं, उसका पालन कर सकते हैं, उसके जैसा आप बोल सकते हैं, पेश आ सकते हैं। उपासना की स्वतंत्रता मतलब क्या होता है? लिबर्टी ऑफ वर्शिप, अपने धर्म के अनुसार पूजा पद्धति क्या कर सकते हैं? अपना सकते हैं। जो भी धार्मिक आपका मतलब बोल सकते हैं, अलग-अलग धर्म में अलग-अलग तरह की आता उपासना का क्या पद्धति होता है, उसको आप अपना सकते हैं। प्रतिष्ठा की समानता या इक्वलिटी ऑफ स्टेटस का मतलब क्या होता है? प्रत्येक व्यक्ति का सामाजिक सम्मान समान है और कानून की दृष्टि में सबको क्या है? समान है। अवसर की समता मतलब क्या है? कि प्रत्येक नागरिक को शिक्षा हो, रोजगार हो या सार्वजनिक पद में क्या है? जाने का समान अवसर आपको मिलेगा। चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, ठीक ना? उच्च वर्ग को या निम्न वर्ग को हो। व्यक्ति की गरिमा का मतलब क्या होता है? कि प्रत्येक व्यक्ति समान पूर्वक जीवन जीने का क्या है? अधिकारी है। किसी को अपमान नहीं किया जाएगा, किसी का शोषण नहीं किया जाएगा, किसी के साथ अमानवीय व्यवहार नहीं किया जाएगा। अगर किसी का शोषण हो रहा है, तो हमारे अनुच्छेद क्या है? 23 और क्या आपको 24 है। मौलिक अधिकार में बताएंगे कि शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद और 23 है, ठीक ना? 23 और 24 से बताएंगे मौलिक अधिकार में। राष्ट्र की एकता और एकता का मतलब क्या है? कि संपूर्ण भारत क्या है? एक राष्ट्र है। क्षेत्र, भाषा, जाति, धर्म के आधार पर किसी प्रकार का विभाजन नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टी ही क्या करती है? अपने राजनीतिक फायदा के लिए देश के साथ क्या करती है? विश्वासघात करती है। आइए, अखंडता मतलब क्या होता है? भारत की भौगोलिक और राजनीतिक एकता क्या हो? बनी रहे। देश का कोई भी भाग क्या हो? अलग ना हो। अब आइए, ध्यान दें, अखंडता शब्द की बात करते हैं। ये भी क्या है? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया है। अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि तीनों को तो शब्द जोड़ा गया है, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। केमा संविधान संशोधन से तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। तो भुलाए कोई संभावना नहीं है। बंधुत्व मतलब क्या होता है? कि सभी नागरिकों में भाईचारा, प्रेम, सहयोग और राष्ट्रीय एकता की भावना हो। इसका उद्देश्य क्या है? कि व्यक्ति गरिमा की रक्षा हो, राष्ट्र की एकता और अखंडता क्या हो? मजबूत हो। इसी में आगे क्या है? कि दृढ़ संकल्पित होकर के भारतीय संविधान को अपना रहे हैं, लिखा गया आगे, ठीक है? इसका मतलब होता है संविधान सभा ने पूरी गंभीरता और दृढ़ निश्चय के साथ क्या किया है? संविधान को स्वीकार किया है। अपने इस संविधान सभा में एक शब्द मिलेगा, पढ़िएगा तो इसका मतलब ये है कि संविधान का निर्माण कौन किया है? संविधान सभा। पूछे कि संविधान का निर्माण कौन किया है? तो संविधान सभा किया है। और संविधान लागू होने की तिथि कब है? तो 26 नवंबर 1949। इस दिन संविधान सभा ने क्या किया? अपने आप को अंगीकृत किया, एडॉप्ट किया, अधिनियमित किया। मतलब क्या किया? इनेक्ट किया। क्या किया? इनेक्ट किया। और क्या किया? आपको आत्मार्पित किया। मतलब क्या? गिव्स टू आवरसेल्फ किया। इसका मतलब क्या हो गया? संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, अपनाया गया, लेकिन लागू कब किया गया? तो आपको 26 जनवरी 1950 को आपको लागू किया गया। अंगीकृत मतलब क्या होता है? कि संविधान को बोला कि औपचारिक रूप से क्या किया? स्वीकार किया गया। इनैक्ट अधिनियमित मतलब क्या होता है? कि संविधान को विधिक या कानूनी रूप से क्या किया गया? लागू किया गया। समर्पित मतलब क्या होता है? कि भारत की जनता ने संविधान स्वयं को क्या किया है? प्रदान किया है। इसे आपको बोल सकते हैं कोई विदेशी शक्ति ने प्रदान नहीं किया है। जब इतना हम पढ़ लिए तो आपको फिर क्या समझ में आया? प्रस्तावना में 4 तत्व का बोध होता है। एक तो कि संविधान के अधिकार का सोर्स क्या है? तो भारत में शक्ति का सोर्स कौन है? भारत के लोग अर्थात भारत की जनता है। फिर अगला क्या है? भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो स्रोत तो एक को पता चला। अब प्रकृति में क्या है? प से प्रकृति, प से 5 चीज का उल्लेख है। संप्रभु हैं, समाजवादी हैं, पंथ निरपेक्ष है, लोकतांत्रिक है और क्या है? गणतांत्रिक है। संविधान का उद्देश्य क्या है? क्या एस्पिरेशन है प्रस्तावना का? तो क्या बोलता है? लोगों में 3 तरह के न्याय, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय। 5 तरह के आपको स्वतंत्रता है, विचार की, अभिव्यक्ति का, है ना? धर्म का स्वतंत्रता, उपासना के स्वतंत्रता। यहाँ ध्यान रखना है कि आर्थिक स्वतंत्रता की चर्चा, आर्थिक न्याय की चर्चा है, ठीक ना? लेकिन क्या आर्थिक न्याय की चर्चा है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता की चर्चा आपको नहीं है। मतलब ये नहीं कि कितना और रुपया कमाइएगा गलत तरीका से, कानून के तरीका से आप पैसा कमाइएगा, ठीक ना? मतलब यहाँ आर्थिक न्याय की आपको चर्चा नहीं है। सबको हम मानिए हिसाब को नहीं बना दिया जाएगा, है ना? आइए, समता और क्या है? बंधुत्व की चर्चा किया गया। संविधान लागू होने की तिथि बताता है कि 26 नवंबर 1949 क्या है? संविधान लागू होने का तिथि है, ठीक ना? तो मतलब 4 तो है। एक तो स्रोत क्या है? संविधान की प्रकृति क्या है? संविधान का उद्देश्य क्या है? संविधान लागू होने की तिथि क्या है? ये आपको बताता है। अब इसे समझिएगा कि भारतीय संविधान में क्या देखते हैं? एक है क्या? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की चर्चा किया गया है। तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जो है, ये फ्रांस में 1789 में क्या हुआ था? क्रांति हुआ था, फ्रांसीसी क्रांति। पूरे दुनिया में इस क्रांति के बाद क्या हुआ? कि 3 विचार फैल गया। कौन-सी आपको? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व,
यह विचार जो है हमने कहाँ से लिया है, किस क्रांति से? तो 1789 के फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांस में क्रांति हुआ उससे। क्योंकि अपने संविधान में क्या किए हैं, आप देखें, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की चर्चा की है। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो है, ये आपको रूस में जो क्रांति हुआ था, उससे प्रेरित होकर के आपको भारत के संविधान में आपको डाला गया था। हालाँकि इसका स्पष्ट उल्लेख हमारे संविधान में नहीं किया गया है, ये कहाँ से लिया गया है, ठीक ना? लेकिन जब क्वेश्चन पूछ देगा तो रूस ही बनाइएगा, रूसी क्रांति ही बनाइएगा, 1917 में रूसी क्रांति हुआ था। आइए, प्रस्तावना में विभिन्न तत्वों का उल्लेख कितनी बार हुआ है, पूछेगा। प्रकृति कितना बार है? 5 बार। कौची-कौची? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, एसएसडीआर। तो बीच में क्या करना है? धर्मनिरपेक्ष रखना है, सेकुलर। यानी क्या हो गया? सोवरेन, सोशलिस्ट, फिर क्या हो गया? सेकुलर, डेमोक्रेटिक, और क्या हो गया आपको? रिपब्लिक हो गया, ठीक है ना? भुलाइएगा तो ऐसे भी याद है, पीछे क्या है? डीआर, डीआर मतलब क्या है आपको? डॉक्टर, डीआर मतलब क्या होता है? डॉक्टर डीआर से लिखाते हैं। तो पहले डेमोक्रेटिक आएगा, तब क्या आएगा आपको? रिपब्लिक आएगा। आइए, न्याय कितना तरह के हैं? 3 तरह के, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और क्या आपको राजनीतिक न्याय की आपको चर्चा है। स्वतंत्रता कितने तरह का है? तो 5 तरह की स्वतंत्रता की चर्चा है। विचार की स्वतंत्रता है, विचार दिमाग में आ गया तो उसको व्यक्त करना है, तो भी व्यक्त कर दिए, ठीक ना? आपको अपना धर्म की स्वतंत्रता है, कोई भी धर्म मान सकते हैं, आप कुछ भी विश्वास कर सकते हैं, और क्या उपासना भी कोई भी आप इस तरह से कर सकते हैं। समता कितने तरह का है? 2 तरह के। एक तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता है, और बंधुत्व है 1 तरह के। भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार क्या है? आपको समानता। यहाँ गड़बड़ा गया बाबू। ठीक है, ठीक है। 3 प्रकार के आपको न्याय, 5 प्रकार के प्रकृति और 5 प्रकार के स्वतंत्रता, ये क्लियर रखिएगा। 5 प्रकार के क्या है आपको? प्रकृति और 5 प्रकार के स्वतंत्रता है, और 3 प्रकार के न्याय है, 2 प्रकार के समता है, और 1 प्रकार के आपको भ्रातृत्व को ही बंधुत्व बोलते हैं, उल्लेख है। संविधान के प्रस्तावना में प्रतिष्ठा और अवसर क्या है? समानता का उल्लेख है। अब कुछ यहाँ से क्वेश्चन फँसाता है, इसको याद कर लीजिएगा। याद क्या करना है? भारतीय संविधान के प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 तरह के न्याय की चर्चा है। पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और क्या आपको सोशल। पीईएस याद करिए, पीईएस या एसीपी, जो याद करना, जो याद कीजिए, एसीपी याद कर सकते हैं, जो याद करना। एक ना होता है कि म्यूचुअल फंड में सिप करते हैं, तो यहाँ पे एसीपी है। मतलब क्या? सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल क्या है आपको? जस्टिस की चर्चा है। लेकिन कहीं भी क्या है कि रिलीजियस जस्टिस की चर्चा नहीं, धार्मिक न्याय की चर्चा आपको नहीं किया है। धार्मिक न्याय और कानूनी न्याय की चर्चा आपको नहीं किया गया है। ये क्वेश्चन फँसाएगा। प्रस्तावना में धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा किया गया है, रिलीजियस फ्रीडम की चर्चा है, लेकिन कहीं धार्मिक न्याय की चर्चा आपको नहीं, धार्मिक क्या बोले आपको? न्याय की चर्चा आपको नहीं है। प्रस्तावना में विचार की स्वतंत्रता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता है, उपासना की स्वतंत्रता है, लेकिन कहीं भी इकोनॉमिकल फ्रीडम, आर्थिक स्वतंत्रता की चर्चा आपको नहीं है। भारतीय संविधान के हिंदी में देखिएगा तो पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्र शब्द का उल्लेख किया गया है, लेकिन परीक्षा में कई जगह पंथ निरपेक्ष की जगह क्या आपको धर्म निरपेक्ष देता है, और लोकतंत्र की जगह क्या कई बार प्रजातंत्र कह देता है, कई बार कहता है प्रजातांत्रिक भी दे देता है। प्रजातंत्र, प्रजा मतलब जनता होता है, ठीक है? तो प्रजातंत्र भी आपको मिल सकता है। भारतीय संविधान के प्रस्ताव में कहीं भी संघवाद और संघीय शब्द का उल्लेख नहीं है। संघवाद और संघीय जो फेडरल शब्द है, भारत के संविधान में कहीं भी आपको नहीं है, कहीं भी आपको नहीं है। भारत के आपको प्रस्तावना में संघ शब्द का भी उल्लेख नहीं है, संघ शब्द का भी उल्लेख नहीं है। संघ को बोलते यूनियन, यूनियन शब्द का भी उल्लेख नहीं है। हालाँकि हमारा आगे पढ़िएगा, अनुच्छेद जब बताएँगे, तो वहाँ पर लिखा गया है ना, भाग 1 में, अनुच्छेद 1 में, कि इंडिया क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट है। तो अनुच्छेद में चर्चा किया गया है, लेकिन प्रस्तावना में कहीं भी संघ शब्द का चर्चा भी आपको नहीं किया गया। हालाँकि संविधान के अंदर चलिएगा, तो वहाँ पर संघ शब्द की चर्चा मिलेगा, लेकिन संघवाद और आपको संघीय शब्द का चर्चा कहीं भी नहीं है। जनवादी, पीपुल्स, वी द पीपुल ऑफ इंडिया चर्चा है, लेकिन जो जनवादी होता है, पीपुल्स, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये क्या है? जो पीपुल में एस लगा हुआ है, इसका मतलब होता है आपको जनवादी। यह शब्द क्या आपको भारत के संविधान में नहीं है। भारत के संविधान में क्या है? खाली वी द पीपुल है, यहाँ एस नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये शब्द कहाँ चर्चा किया गया? तो आपको चीन के संविधान में चर्चा किया गया है। आइए, अब एक चीज ध्यान रखना कि प्रस्तावना में जिन भी आदर्श को क्या है, या आदर्श के बारे में चर्चा किया गया है, उसको आगे देखिएगा, तो फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार के माध्यम से, फिर क्या होता है? डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसके माध्यम से, और फिर क्या होता है? फंडामेंटल ड्यूटी, मतलब कि मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और क्या? मौलिक कर्तव्य, इसके माध्यम से क्या है? इसको क्या है? स्थापित करने का, प्रस्तावना का जो तत्व है, उसको क्या है? स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। आइए,
प्रस्तावना में जिन आदर्श और उद्देश्य की रूपरेखा दिया गया है, उनकी व्याख्या संविधान में आगे मूल अधिकार और राज्य के नीति सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य के अध्याय में और क्या है चर्चा किया गया है। आर्थिक न्याय की अवधारणा तो प्रस्तावना तथा राज्य के नीति तत्व मिलाकर क्या करते हैं साकार करते हैं। मतलब देखिए बताते हैं, बोलता है कि आर्थिक न्याय बोलता है कि लोगों को 3 तरह के जस्टिस की बात किया है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल। इकोनॉमिकल जस्टिस कैसे मिलेगा? जब लोग को संसाधन देंगे। पढ़िएगा जब प्रस्तावना क्या होता है? प्रस्तावना में तो बताइए कि जब पढ़िएगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो वहाँ पर क्या है कि आपको पता चलेगा कि इस सरकार जो है गरीब लोगों को मदद करती है। गरीब लोग क्या करता है? जो इनकम जो इनइक्वालिटी है उसको कम करने का प्रयास करती है। ठीक है? तो वही चीज़ यहाँ पे दिया गया है। मतलब कि प्रस्तावना और राज्य के जो नीति तत्व है, वो दोनों को मिलाकर के आर्थिक न्याय की अवधारणा क्या होता है आपको बोल सकते हैं साकार रूप लेता है। भारतीय संविधान को देश का क्वेश्चन पूछा गया है और राज्य के नीति तत्व आर्थिक न्याय की परिकल्पना एवं एवं उद्देश्य का उपबंध करते हैं किसके माध्यम से? तो उद्देशिका के माध्यम से और राज्य के नीति तत्व के माध्यम से। अगला क्वेश्चन पूछा कि भारतीय गणतंत्र जब 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उसमें संविधान का क्या स्थिति था? उस समय संविधान में क्या था? प्रकृति 3 गो था। एक तो हम क्या थे? संप्रभुत्व संपन्न थे। समाजवादी नहीं थे और सेकुलर नहीं थे, है ना? तो समाजवादी या सेकुलर यहाँ पर नहीं आएगा। फिर क्या है? प्रभुत्व संपन्न थे, लोकतांत्रिक थे और क्या थे? गणराज्य थे। लेकिन वर्तमान में क्या हो गए हैं? तो संप्रभुत्व संपन्न भी हो गए हैं और समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष सबको वह क्या किया गया है? जोड़ दिया गया है और लोकतांत्रिक और क्या है वो गणराज्य है। ठीक है ना? आइए। तो यही बाबू क्या था आपका चैप्टर था। अब क्या कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रह गया उसको भी जल्दी से क्या करते हैं आपको देख लेते हैं। ठीक है ना? चलिए। यहाँ तक बताइए किसी को कुछ समझने में दिखे तो बताइए बाबू। यहाँ तक किसी को समझने में दिखे तो बताइए। आइए। भारत के संविधान का बोलता है उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित कथन में विचार कीजिए बाबू थोड़ा सा और ऊपर करते हैं। बोलिए। उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय है, मतलब न्यायालय में क्या इसको लागू किया जा सकता है? नहीं, तो इसको न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, सही है। यह न्यायालय में लागू किया नहीं जा सकता है। उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। उद्देशिका तो वही चीज के बारे में बता रहा है। एक भारत मतलब एक बोल सकते हैं क्या कि जो भारत के लोग को भारत के जो प्रतिनिधि जनता जो प्रतिनिधि को चुन के भेजेगा तो उनके सामने क्या एक आदर्श है कि ये चीज क्या करना स्थापित करने का प्रयास करना है। तो मतलब बोल सकते हैं कि उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। बिल्कुल सही लग रहा है। उद्देशिका उस स्रोतों को इंगित करती है जहां संविधान अपना पराधिकार प्राप्त करता है। संविधान अपना अधिकार कहाँ से प्राप्त करता है? पावर कहाँ से प्राप्त करता है? तो हम भारत के लोग, भारत के जनता से। तो ये तीनों सही है। 1, 2, 3 तीनों सही है। भारत क्या है? तो भारत क्या है बाबू? हिंदू राष्ट्र, मुस्लिम हिंदू मुस्लिम राष्ट्र नहीं, क्या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। 22 जनवरी 1947 को क्या होता है पारित हुआ था। संविधान की उद्देशिका में इस मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं है। तो बोलिए। विश्वास की स्वतंत्रता की चर्चा है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की चर्चा है, विचार की स्वतंत्रता की चर्चा है, लेकिन कहीं भी आर्थिक स्वतंत्रता इकोनॉमिक फ्रीडम की चर्चा नहीं है। आर्थिक न्याय शब्द की चर्चा है, आर्थिक सामाजिक न्याय, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता की चर्चा आपको नहीं है। उद्देशिका में बोलता है 42वें संविधान संशोधन के तहत कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो इंदिरा गांधी ने 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत 3 शब्द को जोड़ा। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और क्या आपको अखंडता। समाजवाद जुड़ा है,
पंथ निरपेक्ष जुड़ा है, लोकतांत्रिक तो पहले ही से था। समाजवाद जुड़ा है, पंथ निरपेक्ष जुड़ा है, अखंडता आपको जुड़ा है। यही आंसर है, यही हो जाएगा। हाँ, लोकतंत्र तो नहीं है, यही हो जाएगा, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अगला है, उदेशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द को कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। आइए, भारतीय संविधान की उदेशिका में न्याय शब्द के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो तीन तरह के न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस के बारे में चर्चा किया है। तो सामाजिक न्याय किया है, राजनीतिक न्याय की चर्चा किया है, आर्थिक न्याय की चर्चा किया है, कानूनी न्याय की चर्चा कहीं पर नहीं किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? बंधुता है बाबू, बंधुता मतलब भाईचारा, है ना? फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरणा से लिया गया है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। संप्रभुता भी है, सोवरेन है। समाजवाद भी है। संघवाद शब्द कहीं भी चर्चा आपको भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं मिलता है। अगला क्या है कि भारतीय संविधान को उदेशिका में संशोधन कब किया गया था? तो एक ही बार तो संशोधन हुआ है, 42 नंबर का संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1976। अगला, ये निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं? तो मौलिक अधिकार के अध्याय को भारतीय संविधान के आत्मा बोलते हैं? नहीं। राज के नीति सिद्धांत का अध्याय नहीं। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा बोलते हैं। कोई व्यक्ति ने पूछेगा किस अनुच्छेद को कहा है, तो अनुच्छेद 32 को भीमराव अम्बेडकर ने कहा है। बोलता है कि भारत में लोक लौकिक सार्वभौमिकता है, क्योंकि संविधान के प्रस्तावना आरंभ होता है। लौकिक सार्वभौमिकता मतलब होता है पावर जनता के पास। क्या है? पावर क्या है? जनता के पास। पावर क्या है? जनता के पास है। तो भारत के प्रस्तावना प्रारंभ किससे होता है? मान लीजिए कि लौकिक सार्वभौमिकता का बारे में पता भी नहीं भी रहता, लेकिन यहाँ दिले के प्रस्तावना आरंभ किससे होता है? प्रजातांत्रिक भारत शब्द से नहीं, जनता के जनतंत्र शब्द से नहीं, जनता के लोकतंत्र शब्द से नहीं, हम भारत के लोग शब्द से क्या होता है? शुरू होता है। आइए, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था? स्वतंत्रता समानता तो पहले से था। धर्मनिरपेक्षता को बाद में जोड़ा गया है, लेकिन प्रजातंत्र पहले ही से था। समाजवाद को बाद में जोड़ा गया है, इसको बाद में जोड़ा गया है। और एक समानता तो पहले ही से था। समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता और अखंडता, तीन शब्द को क्या किया है? बाद में जोड़ा गया है। तो सबसे बेहतर ही रहेगा। बोलता है पहले मुख्य रूप सम्मिलित नहीं किया गया था। तो समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को पहले सम्मिलित नहीं किया गया था। 42 नंबर के संशोधन करके इसको क्या किया गया है? आपको सम्मिलित किया गया है। ठीक ना? चलिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया है? तो 42 नंबर के संशोधन। ये बोले कितना बार बार काहे ला करवा रहे हैं सर? एक ही क्वेश्चन आप बार बार आ रहा है। एक ही क्वेश्चन आप बार बार एग्जाम में पूछा गया है। देखिए यहाँ उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका मतलब कहाँ क्वेश्चन पूछ लेगा? बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ लेता। आइए, यहाँ पर देखिए बाबू, फिर क्वेश्चन सेम पूछा गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल में इस संशोधन द्वारा समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है, सोशलिस्ट एंड सेकुलर। तो 42 नंबर क्या? अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो नौवीं अनुसूची नहीं, मौलिक अधिकार नहीं, मौलिक कर्तव्य नहीं, संविधान की प्रस्तावना क्या धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित आपको करता है? आइए, हो गया ना बाबू? हाँ, हो गया। अब देखिए, यहाँ बोलता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? कौन सा क्रम सही है? तो याद करने का तरीका क्या होता है? ए, तीन को एस पहले लगाना है, आप डॉक्टर साहब लगाना है। तीन को एस पहले और डॉक्टर साहब लगाना है। बीच में क्या किए हैं कि धर्म के नाम पर हमारा लड़ाई होता है। ये क्या हो गया? धर्म निरपेक्ष क्या हो गया? धर्म निरपेक्ष हो गया। और ए क्या हो गया आपको? डी से डेमोक्रेसी, आर से क्या हो गया? रिपब्लिक हो गया। क्या हो गया? रिपब्लिक हो गया। ठीक ना? तो अगर मान लें कि हिरने वाला में गड़बड़ है, वो कीजिएगा। इसे तो पहले तो क्या है? सोवरेन। पहले समझिए कि भारत शक्ति संपन्न है, सोवरेन है। और फिर क्या आपको? सोशलिस्ट है। क्या सोशलिस्ट है? तो एस से क्या हो गया? वो सोवरेन, सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी हो गया। लेकिन देखिए, जनवादी मतलब क्या हो गया? आपको डेमोक्रेटिक की बात बोलता है।
ठीक ना? तो ये तो गलत हो गया। मतलब कि समाजवादी के पास क्या आएगा? धर्मनिरपेक्ष ना आएगा, सेकुलर ना आएगा, गलत हो गया। फिर क्या कि गणतंत्र, गणतंत्र तो सबसे क्या है आपको लास्ट में, रिपब्लिक तो सबसे लास्ट में, अभी तो गलत हो गया। सार्वभौम सत्ता संपन्न, ठीक है। जनवादी बीच में आ गया हो तो ये गलत हो गया। आगे चलिए। सार्वभौम सत्ता संपन्न, बिल्कुल क्या हो गया? सोवरेन हो गया। समाजवादी क्या हो गया? सोशलिस्ट हो गया। धर्मनिरपेक्ष बीच में आ गया। सॉवरेन, सोशलिस्ट, सोशलिस्ट हो गया। सेकुलर, और क्या हो गया आपको? जनवादी मतलब क्या हो गया? लोकतंत्र, लोकतंत्र हो गया। मतलब क्या हो गया? डेमोक्रेसी हो गया। और गणतंत्र क्या हो गया? आपको रिपब्लिक हो गया। तो यही तो सही मिल रहा है, यही आंसर हो जाएगा। तो मतलब देख रहे हैं बाबू, ये आपको रट के याद करना पड़ेगा, कोई कंजूसाई नहीं। कंजूसाई की है जहाँ काम खत्म बाबू। समझ में आए चाहे ना आए, रट के याद कीजिए बाबू। अब एग्जाम निकलना तो करना पड़ेगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो किस रूप में घोषित किया गया वो? एक सार्वभौम प्रजातंत्री गणतंत्र, आइए, एक समाजवादी प्रजातंत्री गणतंत्र, एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र। यही सबसे अच्छा ही ना होगा जी? एक दो तीन चार पांच सब मिल गया, तो आंसर क्या बनाएंगे? आपको सी नंबर बनाएंगे। अब देखिए बबुआ, यहाँ पर फिर पूछ ले किसी क्वेश्चन कि निम्न शब्द पर क्या करना है? विचार करना है। यहाँ बोलता है कि निम्न शब्द पर क्या करना है? आपको विचार करना है। अब विचार करके बताना है कि सही क्रम में क्या आएगा बाबू। वह तो सबसे पहले क्या आएगा? डॉक्टर साहब सबसे पीछे रहेगा। अब बीच में क्या आ जाएगा? सेकुलर, क्या आ जाएगा आपको? सेकुलर आ जाएगा, मतलब धर्मनिरपेक्ष आ जाएगा। अब फिर आ जाएगा एस एस। एस का मतलब क्या? पहले क्या आ जाएगा? सार्वभौम, सार्वभौम सत्ता संपन्न, सत्ता संपन्न हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा। और फिर क्या आएगा आपको? समाजवादी, समाजवादी, समाजवादी। ठीक है। तो अगर भुलाइएगा तो देखिए सबसे लास्ट में क्या आएगा आपको? क्या आएगा आपको? आर, क्या आएगा? रिपब्लिक, क्या आएगा? रिपब्लिक आएगा। तो सबसे लास्ट में कौन आ जाएगा? रिपब्लिक, प्रजातंत्र मतलब रिपब्लिक नहीं, प्रजातंत्र लोग गणतंत्र होता है, ये तो ऑप्शन में दिल्ली नहीं कहीं है। अब क्या आ जाएगा? डेमोक्रेटिक, क्या आएगा? सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट में आएगा। सबसे लास्ट में क्या आएगा आपको? डेमोक्रेटिक आएगा, प्रजातंत्र आएगा। तो ये सबसे लास्ट में बी, सबसे लास्ट में कौन आएगा? बी आएगा। तो बी सबसे लास्ट में कहाँ दिखाई दे रहा है? अच्छा, इसमें भी बी लास्ट में है बाबू, इसमें भी, इसमें भी। तो ये आंसर नहीं, इसमें बी लास्ट में नहीं, तो ये आंसर नहीं होगा। बाकी देखिए, सबसे पहले क्या आएगा? सार्वभौमिक। सबसे पहले सी इसमें भी है, इसमें नहीं तो खत्म हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद क्या आएगा? सार्वभौमिक के बाद क्या आएगा आपको? समाजवादी, क्या आएगा? समाजवादी आएगा। तो सी के बाद ए आएगा। सी के बाद ए कहाँ है? इसमें नहीं है। सी के बाद ए इसमें है। उसके बाद क्या आ जाएगा आपको? धर्मनिरपेक्ष आ जाएगा। धर्मनिरपेक्ष यहाँ पर हो गया। और फिर क्या आ गया? प्रजातांत्रिक। और ओकर बाद क्या आता? फिर गणतंत्र आता, तो वो तो दिल्ली नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ई नंबर। आइए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन दो शब्द प्रस्ताव नाम जोड़ा गया? एक ही चीज बार बार रहा है। प्रजातांत्रिक तो पहले ही से था बाबू, गणतंत्र तो पहले ही से था, प्रभुता संपन्न पहले ही से था, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी हो जाएगा। आगे चलिए। अच्छा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जितना भी केस बताए हैं उसमें बताइए कि सर्वप्रथम, सर्वप्रथम किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि देश का संविधान का भाग नहीं है? बताइए। तो यहाँ पर तो बोलिए, बेरूबाड़ी, पहले बाघ बताया ना, बाघ बाबू, तो पहले बेरूबाड़ी आया, उसके बाद क्या आया आपको? गोलकनाथ आया। तो बेरूबाड़ी 1960 में पहले घोषित कर दिया था, भाई भाग नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा। केशवानंद भारती में तो क्या किया? भाग मान लिया था। गोलकनाथ में भाग आपको नहीं माना था, सजन से हमारा काम का नहीं है। निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग के रूप में स्वीकार कर लिया हो? कौन केस था? केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस, यही संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत आया था। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा? पूरा नहीं याद करने का सोचता था, जन्म कुंडली कौन कहा था? के एम मुंशी जी, के एम मुंशी जी। भुलाइएगा तो तरीका बताते हैं। पहले जानते हैं मुंशी जो होता था ना, वो राजा महाराजा क्या है कि आपको हिसाब किताब रखता था, तो समझिए कुंडली रख ले सबके। तो जन्म कुंडली कौन का है? मुंशी जी। मुंशी जी कौन? के एम मुंशी, के एम मुंशी। अब आइए बबुआ, ये क्वेश्चन बनाइए, ये क्वेश्चन बने है कि नहीं। बोलता है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की चर्चा है?
तो 3 प्रकार के न्याय की चर्चा है। स्वतंत्रता कितने प्रकार के? 5 प्रकार के स्वतंत्रता की चर्चा है। समानता कितने प्रकार के? तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता 2 प्रकार के। भ्रातृत्व कितने प्रकार के? बंधुत्व मतलब 1 प्रकार के। अब बोलता है कि उसी क्रम में उल्लेख करना, उसी क्रम में मतलब जैसे ये लिखे उसी क्रम में। तो न्याय कितना है? 3 गो। 3 कहाँ है बाबू? 3 कहीं है ही नहीं, 3 कहीं शुरू ही नहीं हुआ। बस हमारे आंसर पकड़ा गया। ऐसा क्वेश्चन बड़ी जल्दी बन जाता है। इससे डरना नहीं है। 3 तरह के न्याय, 5 तरह की स्वतंत्रता, 2 तरह के क्या हो गया? समानता और 1 तरह के भ्रातृत्व। आगे चलिए। अगला क्या बोलता है कि भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक रूप में आर्थिक न्याय किसमें उपबंध किया गया है? तो आर्थिक न्याय के बारे में चर्चा कहाँ किया गया है बाबू? पूछता है कि आर्थिक न्याय की चर्चा कहाँ किया गया? तो आर्थिक न्याय बता इकोनॉमिकल जो जस्टिस है, यह देने का प्रयास जो है किसके माध्यम से किया गया? क्योंकि प्रियम्बल में बताया गया है। अभी बताएंगे जब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्य के नीति निर्देशक तक पढ़ाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि कैसे जो है असमानता को सरकार क्या काटने का प्रयास कर रही है, सबको इक्वल लाने का प्रयास कर रही है। तो यहाँ समझ में आएगा मतलब क्या है कि उद्देश्य का मूल अधिकार नहीं, उद्देश्य का और राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। यही आंसर हो जाएगा। मतलब यहाँ हो जाएगा कि उद्देश्य का और क्या हो जाएगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? मतलब देखिए 1975 में सम्मिलित नहीं था, इसका मतलब ये कि जो हमारे संविधान में क्या है कि 42 नंबर के संशोधन 1976 में किया गया है। तो 1976 के पहले क्या नहीं था? तो 3 शब्द नहीं था, पंथनिरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी। बंधुत्व था, संप्रभु था, समानता भी था। अखंडता शब्द की चर्चा नहीं था, बस हो गया यही। अब आइए बाबू, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान के उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी वर्तमान में है, पंथनिरपेक्ष भी है, प्रभुत्व संपन्न भी है, लोक कल्याण नहीं है। हालांकि देखिए हमारे यहाँ क्या है कि लोगों का कल्याण करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन प्रस्तावना में कहीं भी लोक कल्याण या वेलफेयर शब्द का इस्तेमाल नहीं है। तो यही आंसर हो जाएगा। आइए बाबू इसको देखिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, उनकी व्याख्या कहाँ किया गया है? बोलता है कि भारत के संविधान में जो आदर्श दिया गया है और जो उद्देश्य का रूपरेखा दिया गया है, ये कहाँ दिया गया है? तो क्या बताएं कि जो भी आदर्श है रूपरेखा है, वो आगे पढ़िएगा आप मौलिक अधिकार में, नीति तत्व में, है ना? फिर मौलिक कर्तव्य में, कि राष्ट्र की एकता अखंडता को मजबूत करने का प्रयास करना हमारा मौलिक कर्तव्य है। ठीक ना? तो आंसर क्या हो जाएगा? मूल अधिकार के अध्याय में राज्य के नीति सिद्धांत में इसमें है बाबू। मूल अधिकार में भी है, राज्य के नीति सिद्धांत में भी है और मौलिक कर्तव्य के अध्याय में भी है। तो ये आंसर हो जाएगा कौन? सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर। अगला है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में निम्नलिखित से किस तरह के स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? विचार की स्वतंत्रता है ना? विचार प्रकट मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी है ना? विश्वास की भी स्वतंत्रता है, विश्वास की भी स्वतंत्रता है, आपको उपासना की भी स्वतंत्रता है। लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता की चर्चा नहीं, इकोनॉमिकल फ्रीडम की चर्चा नहीं है। आपको इकोनॉमिक जस्टिस की चर्चा है, आर्थिक न्याय की चर्चा है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता की चर्चा आपको नहीं है। ठीक है, चलिए। तो इसके साथ ही क्या हो गया बाबू, सेवा क्या हो गया आपको समाप्त हो गया। पूरा क्लास 10 सिलेक्शन को आपको एप्लीकेशन पर क्या है चल रहा है, तो इसे आप जुड़ करके क्या है, इससे आप अपने तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, चलिए। यहाँ तक बताइए किसी को कोई समझने में दिक्कत है बाबू? तो चलिए, नहीं दिक्कत है तो सेशन को एंड कर रहे हैं। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बाबू।